हाँ, एक बार फिर से पूछ लेते हैं, चलो। चलो, बायो कंट्रोल एजेंट बताओ कितने हैं? 5। पहला कौन सा? लेडी बर्ड बीटल। दूसरा ड्रैगन फ्लाई, भूल गए क्या सब लोग? ड्रैगन फ्लाई। तीसरा बीटी। चौथा ट्राइकोडर्मा। पांचवा बैकुलो वायरस। आईपीएम में किसका यूज करते हैं? बैकुलो वायरस का। लेडी बर्ड बीटल, या फिर ड्रैगन फ्लाइज, मॉस्किटो। सीवेज ट्रीटमेंट में कितने स्टेप होंगे? पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। पहले को क्या कहते हैं? फिजिकल। दूसरे को बायोलॉजिकल। पहला टैंक कौन सा है? प्राइमरी सेटलिंग टैंक। दूसरा एरेशन टैंक। तीसरा सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। चौथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। बायोगैस प्रोडक्शन की टेक्निक किसने डेवलप की? केवी, आईसी एंड IARI। गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किसने स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। बायो फर्टिलाइजर कितने बताए गए? 3। पहला बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया कितने बताए गए? 2। पहला फ्री लिविंग, दूसरा सिम्बायोटिक। फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम, और सिम्बायोटिक में राइजोबियम। फंजाई में कौन सा जीनस? ब्लोमस। साइनोबैक्टीरिया कितने? 3। पहला नॉस्टार, दूसरा एनाबिना, तीसरा ऑसिलेटोरिया। अगला चैप्टर बताओ। हाँ, इकोसिस्टम। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में कितने फंक्शनल कंपोनेंट? 4। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, चौथा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। प्रोडक्टिविटी को अगर एनर्जी के फॉर्म में मेजर करें तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और वेट के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और अगर प्रोडक्शन पूछेगा तो पर ईयर हटा देंगे। होल बायोस्फीयर की एनपीपी कितनी है? 170 बिलियन टन, और इनमें से ओशन की कितनी है? 55 बिलियन टन। ओशन ने कितना एरिया कवर किया है? 70% एरिया कवर किया। डीकम्पोजिशन में कितने स्टेप हैं? 5। पहला हाँ फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म, चौथा मिनरलाइजेशन, पांचवा ह्यूमिफिकेशन। डीकम्पोजिशन के रेट को कितने? हाँ, पहले हाँ ह्यूमिफिकेशन, फिर मिनरलाइजेशन। ठीक है। हाँ, तो मैं चेक कर रहा था। हाँ, अगला सवाल क्या पूछा था? फैक्टर्स। कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 2। पहला हाँ केमिकल कंपोजिशन, दूसरा क्लाइमेटिक फैक्टर। केमिकल कंपोजिशन बताया गया, नाइट्रोजन ज्यादा है तो फास्ट होगा, शुगर फास्ट, वाटर सॉल्युबल फास्ट, काइटिन स्लो, लिग्निन एनारोबिक स्लो, वार्म एंड मॉइस्ट फास्ट हो जाएगा। फिर टोटल प्लांट को जितना रेडिएशन मिला उसे क्या कहते हैं? TIR। TIR का पार कितना परसेंट है? लेस देन 50%। और पार का प्लांट कितना यूज कर पाता है? 2 से 10% प्लांट यूज कर पाता है। इकोसिस्टम थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम फॉलो करता है, दूसरा दोनों नियम फॉलो करता है। बायोमास में एनर्जी का पिरामिड कहां उल्टा होता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। कहां पर? एक्वाटिक इकोसिस्टम। और नंबर में ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम। इसके अलावा सारे अपराइट होते हैं। और अगर नंबर में याद करो तो वो T1 पे कितना था? 58,42,000। T2 पे 7,08,000। T3 पे 3,54,000, और चौथे पे 3 हो गया था। याद आया? बायोमास की बात करें तो पहले कितना था? 809 क्या किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। नहीं याद आ रहा है? T2 पे 37, T3 पे 11, T4 पे 1.5, 1.5 हो गया था। और इन्वर्टेड में पहले कितना था? 4, और दूसरा था 21। तो पता चल गया आपको। अब इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको लिमिटेशन बताएगी कितनी? 4 याद होंगी आपको। चलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी टर्म को किसने पॉपुलराइज किया? एडवर्ड विल्सन। टर्म क्रोमैटिन पिरामिड। टर्म लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन मॉर्गन। टर्म वायरस
बेजरिंग। इतने ही टर्म आपको दिए गए हैं। ठीक, हमारी अर्थ पर टोटल कितनी स्पीसीज हैं? यहां पर 1.5 मिलियन आईयूसीएन 2004 के अनुसार। रॉबर्ट मे के अनुसार 7 मिलियन। कितनी खोजी गई हैं? 1.5 मिलियन। कितनी बाकी हैं? 6 मिलियन। बीटल की कितनी है? 3 लाख। फिशेस की 28,000। ऑर्किड की 20,000। एंट की 20,000। इंडिया में प्लांट की 45,000। एनिमल की 90,000। अमेजोन में इनवर्टिब्रेट की 1,25,000। प्लांट की 40,000। फिशेस की 3,000। बर्ड की 1,300। इंडिया में बर्ड की 1,200। कोलंबिया में 1,400। न्यूयॉर्क में 105। ग्रीनलैंड में 56। अमेजोन में एम्फीबिया की 427। मैमल की 427। रेप्टाइल की 378। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप गिवन बाय अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। इक्वेशन है S = CA⁴Z। कैसा कर्व मिलेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और लॉग लॉग स्केल पे स्ट्रेट लाइन होगा। जेड की वैल्यू स्पीसीज पर डिपेंड है या एरिया पर? किसी पर नहीं। जेड की वैल्यू कितनी होती है? 0.1 से 0.2। लेकिन होल कॉन्टिनेंट है तो 0.6 से 1.2 के बीच में आएगी। फ्रूगिरोस बर्ड के लिए 1.15। इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो डायवर्सिटी कम होगी। ऊंचाई से कम आएंगे तो बढ़ जाएगी। हाई लैटिट्यूड से लो जाने पर बढ़ेगी। न्यूयॉर्क का लैटिट्यूड कितना है? 71 डिग्री नॉर्थ। 71 डिग्री नॉर्थ न्यूयॉर्क का। ग्रीनलैंड का? न्यूयॉर्क का 41 डिग्री नॉर्थ है और ग्रीनलैंड का 71 डिग्री नॉर्थ। कोलंबिया इज प्रेजेंट नियर इक्वेटर। जेनेटिक डाइवर्सिटी में कितने एग्जाम्पल बताए गए? 3। पहला मैंगो, दूसरा राइस, तीसरा रॉल्फिया। मैंगो की कितनी वैरायटी? 1,000। राइस के कितने स्टेम? 50,000। और रेसरपिन किससे मिलता है? रॉल्फिया से। किस रेंज में पाया जाता है? हिमालय। क्या डिफरेंस है? पोटेंसी एंड कंसंट्रेशन। स्पीसीज डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट में ज्यादा डाइवर्सिटी किसकी तुलना में? ईस्टर्न घाट। किसकी? एम्फीबिया की। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहां ज्यादा है? इंडिया में। किसकी तुलना में? नॉर्वे की तुलना में हो जाएगा, है ना? ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस के कितने कॉजेज हैं? 4। क्या कहते हैं इनको? एविल कॉर्टेड। और एविल कॉर्टेड पहला कौन सा है? हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तीसरा एलियन स्पीसीज इन्वेजन। चौथा कोएक्सटिंक्शन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पहले कितना एरिया कवर करते थे? 14%। अब कितना? लेस देन 6%। अमेजोन रेन फॉरेस्ट को तेजी से काटा जा रहा है। किस कन्वर्ट किया जा रहा है? किसमें? एग्रीकल्चर में या ग्रासलैंड में? एग्रीकल्चर में किसकी खेती करने के लिए? सोयाबीन। और ग्रासलैंड में टू रेज द बीफ कैटल। याद आ गया? ठीक। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पिछले 500 वर्षों में कौन सी जातियां खत्म हुई हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से 2, पैसेंजर पिजन एंड स्टिलर सिकाओ। पैसेंजर पिजन एंड स्टिलर सिकाओ, ये 2 जातियां किस वजह से खत्म हुई हैं? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। वैसे पिछले 500 वर्षों में कितनी जातियां खत्म हुई? 784। कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन आपको याद भी करने थे। डोडो फ्रॉम द मॉरिशस, कोएगा फ्रॉम द अफ्रीका, थाइलासिन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया एंड स्टिलर सिकाओ फ्रॉम द रसिया एंड 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर बाली, जावा, कैस्पियन। याद आया क्या? इसलिए कहते थे ये रिवीजन वाला पार्ट ज्यादा जरूरी है, लेकिन तुम लोग को पढ़ना है। पढ़ खुद लिया करो, ये पीडीएफ दे दिया करें, पढ़ के आया करो थोड़ा सा, क्योंकि रिवीजन से तो याद होगा। हाँ, चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग और। ठीक है, तीसरा हमारे पास था एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कितनी एलियन स्पीसीज बताई गई? अब देखो याद नहीं आ रहा है। बायो कंट्रोल एजेंट कितने हैं? ये क्यों याद आ रहा है? क्योंकि 4-5 बार रिवाइज कर लिया था। प्लान तो मेरा यह था कि 30 बार रिवाइज कराऊं, लेकिन तुमको पढ़ना है, साल भर पढ़ के नहीं हो।
पढ़ना है पढ़ा दो सर। पढ़ने से आएगा काम क्या ये? पढ़ने से नहीं काम आएगा तो रिवीजन नहीं करोगे जब तक ये टिप पे चीजें नहीं आएंगी, समझे? तो कहा हम लोग पहुंचे? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। पहला नहीं याद आ रहा है। बायो कंट्रोल एजेंट में पहला लेडी बर्ड, दूसरा ड्रैगन फ्लाई, तीसरा बीटी, चौथा ट्राइकोडर्मा, पांचवा। क्यों याद है? रिवीजन, लेकिन पढ़ना है तुमको, पढ़ो। अब यहां 5 में पहला था नाइल पर्च। नाइल पर्च को कहां इंट्रोड्यूस किया गया? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया कहां है? ईस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका। और उसको इंट्रोड्यूस करने से किसकी जातियां खत्म हुई? सिचिलिड फिश की। कितनी? 200 से ज्यादा। दूसरा पार्थीनियम, तीसरा कैरेट ग्रास, उसी का नाम है, आइकॉर्निया, चौथा लैंटेना, और पांचवा अफ्रीकन कैटफिश, क्लैरियास गैरीपाइनस। याद आया? तो 5 नाम हो गए। पहला नाइल पर्च, दूसरा आइकॉर्निया, तीसरा पार्थीनियम, चौथा लैंटेना और पांचवा अफ्रीकन कैटफिश। और इनमें से इंडिया जो है, इंडिया के हिसाब से कितने सही हैं? 4, क्योंकि नाइल पर्च वाला जो केस है वो ईस्ट अफ्रीका का है, बाकी चारों इंडिया के लिए। याद आ रही है बात? को एक्सटिंक्शन में हमने कहा था कि जब ऑब्लिगेट रिलेशन होगा और उनमें से एक खत्म होगा तो दूसरा भी खत्म हो जाएगा। फिर हमने बात की बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में 2 चीजें बताई गई, व्हाई एंड हाउ। तो वाई में कितनी चीजें बताई गई? 3। पहला नैरोली यूटिलिटेरियन, दूसरा ब्रॉडली, तीसरा एथिकली सोज। तो ऑक्सीजन जो रिलीज है किस में आएगा? नैरोली या ब्रॉडली? ब्रॉडली। अमेजॉन फॉरेस्ट कितना ऑक्सीजन रिलीज करता है? 20%। धरती पर जितनी ऑक्सीजन उसका 20% अमेजॉन रेन फॉरेस्ट से आता है। पॉलिनेशन किस में आएगा? ब्रॉडली। मेडिसिन नैरोली, फूड नैरोली, फॉडर नैरोली, पल्सेस नैरोली, बायो प्रोस्पेक्टिंग नैरोली। और अगर हम जंगल के बीच से जा रहे हैं, जो सुकून मिल रहा है वो ब्रॉडली। अबे 2 ही तो है ये। तो डायरेक्ट अगर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो नैरोली हो जाएगा, और अगर इनडायरेक्ट बेनिफिट है तो ब्रॉडली। और एथिकल में हम जानते हैं कि हमारा नैतिक कर्तव्य है उनको बचाना। अब हाउ में आपको 2 चीजें बताई गई, कौन कौन सी? इन सीटू, एक्स सीटू। कौन सा याद करोगे? इन सीटू, क्योंकि वो कितने हैं? 5। पहला हॉट स्पॉट, दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व, तीसरा नेशनल पार्क, चौथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, और पांचवा सेक्रेड ग्रोव्स। ये 5 है, इसी सीक्वेंस में याद करने। अब वैसे हॉट स्पॉट की बात करें तो हॉट स्पॉट पहले कितने आइडेंटिफाई किए गए? 25। फिर जोड़े कितने गए? 9। अब कितने हैं? 34। वर्ल्ड वाइड कितने हैं? 34। कितना एरिया कवर करते हैं? लेस देन 2%। और अगर इनको प्रोटेक्ट कर दें तो मास एक्सटिंक्शन कितना कम हो जाएगा? 30%। इंडिया को कितने कवर करते हैं? 3। पहला वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, दूसरा इंडो बर्मा, और तीसरा हिमालय। 3 हो गए, 3 इंडिया को कवर करते हैं। अब नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कितने हैं? 90 नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व 14, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448, 448। अब ये 1-2 बार पढ़ने से नहीं आएगा, ये तो रोज जब करोगे तभी वो चीजें रिफ्लेक्स में आएंगी। लेकिन तुमको पढ़ना है, पढ़ेंगे, साल भर पढ़ के छके हैं नहीं अभी। सोचो कि जो चीज आप 10 लेक्चर 15 लेक्चर में पढ़ रहे हैं वो 1 लेक्चर में हम पढ़ाएंगे, तो बात तो वैसे खुद ही पढ़ लो, उससे अच्छा है हम यही काम करा दे तो याद तो हो जाएगा कम से कम। नहीं तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, यहाँ आएंगे 1 चैप्टर खत्म होगा, अगले तो फिर मुंह उठाए से खड़े। तो बोलो क्या करना है? यही 2 दिन पहले बताया था हमने। तो 4 लोग कहते रिवीजन करना बाकी है, पढ़ा दो। दोनों फिर वही चीज है ना कि फिर वो एक चीज होगी कि उड़ा देंगे हम ऐसे, क्योंकि टाइम लिमिट है ना हमारे पास इस समय, समस्या टाइम की इस समय। तो
तो कितने लोग पढ़ना चाहते हैं और कितने लोग रिवीजन करना चाहते हैं? और ये बीच में कौन है भाई? कुछ ऐसे कितने जो कुछ नहीं चाहते हैं। ये बीच वालों से मैं बहुत परेशान हूं। अरे एक तरफ तो रहा करो कम से कम किसी पार्टी में। हा? चलो ठीक है। इधर 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 सेक्रेड ग्रुप की बात करते हैं तो सेक्रेड ग्रुप के कुछ नाम याद करने थे। खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, आरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। मतलब हम ही पूछो और हम ही आंसर करें, तुम लोग बैठे बस। कोई लोग तो कह रहे पढ़ाओ तो अपना काम करो, रिवीजन हम कर लेंगे घर में, है ना? तो रिवीजन घर पे कर सकते हो कि पढ़ सकते हो? ये काम तो नहीं कर सकते जो हम करा रहे हैं, और ना ही इतना याद कर पाओगे, पॉसिबल नहीं है। मुझे कैसे याद है? ऐसे बार बार बोल के हमने भी याद किया तो तुमको भी याद हो जाएगा, ठीक है? और 3 और एरिया था, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर एरियाज। कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में और भी कुछ है, क्या है? हाँ, भीम बेतका रॉक शेल्टर, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। क्या है वो? प्री हिस्टोरिक केव आर्ट। कितने साल पहले बनाया गया? 18,000 साल पहले। एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000 साल पहले। यूनिवर्स की ओरिजिन 20 बिलियन ईयर एगो। अर्थ की ओरिजिन 4.5 बाया। लाइफ की ओरिजिन 4 बाया। अरे बिलियन ईयर एगो बाया बोल लो ना। और नॉन सेलुलर फॉर्म 3 बाया। सेलुलर फॉर्म 2 बाया, और 2 बाया को 2000 माया भी कह सकते हो, मिलियन ईयर एगो। तो सब तुम लोग जानते तो हो यार, यही तो आज पढ़ाना था, तुम लोगों ने बता दिया। चैप्टर खत्म। इनवर्टिब्रेट कब अपीयर हुए? इनवर्टिब्रेट 500 माया। इनवर्टिब्रेट 500 माया। जॉलेस फिशेस 350 माया। सीवीड 320 माया। 320 माया। और डायनासोर डिसअपीयर हुए 65 माया। और डायपिथिकस एंड रामापिथिकस 15 माया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 माया। ऑस्ट्रेलोपिथिकस 2 माया। 2 मिलियन ईयर एगो। तो ये डेटा कैसे याद होगा? एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा? नहीं याद होगा, फिर रोज रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आएगा। ठीक, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर कौन सा लिया था? सेल। याद आया? सेल चैप्टर भी हमने एक पढ़ा था बीच में, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था ना उसको। ठीक, तो चलो शुरुआत से बता दो एक बार। ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन गिवन बाय जीएन रामाचंद्रन। किससे इन्फ्लुएंस थे? लाइनस पॉलिंग से। और डार्विन माल्थस से। और पंचानन माहेश्वरी किससे क्या आ रहा है? डॉक्टर डब्ल्यू डेजियन। क्लास 12 में पहला पेज है, ठीक। पंचानन माहेश्वरी। ये 3 इन्फ्लुएंस है सिलेबस में, तीनों मैंने बता दिए, ठीक। अब बताओ, लिविंग सेल को पहली बार किसने देखा? एंटोन वॉन लीवेनहॉफ ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने कब? 1831। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन द ईयर 1838-39. Cell theory was modified by between the year 1855. 1855. RBC का शेप राउंड एंड बाइकॉन्केव. WBC amoeboid nerve cell. Long and branched columnar. Long and narrow mesophyll. Round and oval trachea. Elongated cisternae. Distal. Mitochondria. Sausage या cylindrical. Sausage या cylindrical. Nucleolus.
स्फेरिकल, सेंट्रियोल, सिलेंड्रिकल, सेंट्रियोल का ऑर्गेनाइजेशन कार्ट व्हील लाइक, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है? कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन। उसकी जो बनावट अंदर की कार्ट व्हील की तरह है, और उसका शेप कैसा है? सिलेंड्रिकल। दोनों बातें हो गई यहाँ पर। ठीक, अब आते हैं साइज की बात करते हैं। तो वायरस का साइज 0.02 से लेके 0.2 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में ज्यादा डेटा है, जो माइक्रोमीटर में नहीं वो भी अभी अलग से बता देना। ठीक है, पीपीएल लो 0.1, माइकोप्लाज्मा 0.3, बैक्टीरिया 3 से 5, टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर डायमीटर, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल 10 से 20 माइक्रोमीटर, है ना। ये तो, और गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी 0.5 से 1, लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 1 to 4.1 विथ 0.2 से 1, एवरेज 0.5, क्लोरोप्लास्ट की लेंथ 5 से 10 और विथ 2 से 4। कुछ याद आ रहा है? सेल पहला चैप्टर जो मैंने पढ़ाया था, 1 महीने से लगाया था इसको पढ़ाने में, है ना। पिछले साल की बात है। यही बात सही है, मतलब 1 साल लगभग होने वाला है। शायद जून जुलाई में स्टार्ट किए होंगे और इधर अप्रैल आ गया है। तो ये कैसे याद होगा कि पढ़ा दें? इवोल्यूशन पढ़ा है तुम लोगों को? हाँ, क्या कह रहे हो? हाँ, तो यही मैंने पहले कहा था कि ये मैं अपलोड कर दिया करूं, रिवाइज यहाँ कराऊं तो ज्यादा बढ़िया है, वरना सोचो माइटोकॉन्ड्रियल लेंथ तक नहीं याद आ रही तुम लोग। ठीक है, चलो आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोकैरियोट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट कितनी तरह के थे? 4। कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पीपीएल। और यूकैरियोट 4, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट, एनिमल, दोनों 4 तरह के थे। अब प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट में प्लाज्मिड था, स्किन फोल्डिंग से बनता था। प्लाज्मिड फोल्डिंग से बनता था? नहीं, प्लाज्मिड सभी बैक्टीरिया में कुछ में क्या देता था? ये एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देता था और मॉनिटर करता था बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन को। इन फोल्डिंग से 2 स्ट्रक्चर बनते थे, कौन से? मेसोसोम एंड क्रोमेटोफोर। मेसोसोम का काम रेस्पिरेशन, क्रोमेटोफोर का काम फोटोसिंथेसिस। क्रोमेटोफोर किसमें थे? साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरियल फ्लैजिला के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला फिलामेंट, दूसरा हुक, तीसरा वेसल बॉडी। सेल एनवेलप में कितनी लेयर? 3। पहली ग्लाइकोकैलिक्स मिडिल, सेल वॉल इनरमोस्ट, सेल मेम्ब्रेन ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट के फॉर्म में तो प्राइम लेयर, थिक और टफ है तो कैप्सूल। सरफेस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया में कितने? 3। पहला फ्लैजिला, दूसरा पाइली, तीसरा फिम्बरी। फ्लैजिला का क्या काम है? मोडेलिटी। पाइली फिम्बरी का काम अटैचमेंट, किससे? रॉक से और होस्ट टिश्यू से। इंक्लूजन बॉडी कितनी तरह की? 4, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। 3 एग्जांपल बताए थे। कंपार्टमेंटलाइजेशन कहां पाया जाता है? यूकैरियोट का फीचर होता है। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर कब पता चला? 1950s में। 1950s में ज्यादातर रिसर्च किस पे किए गए? ह्यूमन आरबीसी के ऊपर। ह्यूमन आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन में लिपिड कितने परसेंट? 40%। प्रोटीन कितने परसेंट? 52%। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द ईयर 1972। इस मॉडल में लिपिड का नेचर कैसा बताया गया? पॉसिव फ्लूइड। और यहां पर अगर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होगा तो एक्टिव, एलोंग होगा तो पैसिव। पैसिव में कितने तरीके? 2। पहला सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल और फैसिलिटेटेड में क्या अंतर है? कैरियर प्रोटीन का। किसका? कैरियर प्रोटीन का। किसमें एनर्जी खर्च होती है? एक्टिव में।
एक्टिव एनर्जी खर्च होती, पैसिव एनर्जी खर्च नहीं होती। एक्टिव का एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप एंड प्रोटॉन पंप। सोडियम पोटेशियम पंप कहाँ यूज होता है? न्यूरॉन में आप पढ़ते हैं। और प्रोटॉन पंप क्लोरोप्लास्ट। प्रोटॉन पंप याद आ रहा है? कौन सी हाइपोथेसिस? केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कीमोसिंथेटिक नहीं, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कितने कंपोनेंट चाहिए? 4। क्या? पानी? क्या बात कर रहे हैं? एक मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए और एटीपी सिंथेज चाहिए। 4 चीजों की जरूरत थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। ठीक है, सेल वॉल की बात करें तो एल्गी की सेल वॉल 4 चीजों से बनी। पहला सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस, मिनरल्स, कैल्शियम कार्बोनेट। और बाकी प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लेक्टिन एंड प्रोटीन। मिडिल लैमेला किससे बना? मेनली कैल्शियम पेप्टेट से। प्राइमरी सेल वॉल में क्या ग्रोथ करने की क्षमता है? तो कौन बनेगा? सेकेंडरी। अंदर की बाहर? अंदर की तरफ, मतलब किसकी तरफ? सेल मेम्ब्रेन की तरफ। प्राइमरी के अंदर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होगा। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कितने पार्ट? 4। पहला ईआर, दूसरा जीबी, तीसरा लाइसोसोम, चौथा वैक्यूल। ईआर कितनी तरह की? 2। ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट है तो आरईआर, नहीं है तो एसईआर। आरईआर क्या बनाएगा? प्रोटीन। एसईआर लिपिड, ऑयल, इनकी स्टेरॉयडल हार्मोन की सिंथेसिस करेगा। ग्लाइकोजन कौन बनाता है? ईआर। ग्लाइकोजन ईआर, ये समरी में लिखा हुआ है। लाइपोप्रोटीन ईआर, ट्रांसपोर्ट का काम ईआर। ग्लाइकोलिपिड जीबी, ग्लाइकोलिपिड गोल्जी बॉडी। ग्लाइकोप्रोटीन गोल्जी बॉडी। पैकेजिंग ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन द ईयर 1898। और इसमें 2 फेस होते हैं, एक होता है सिस, दूसरा ट्रांस। सिस कैसा होता है? कॉनकेव की कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स। सिस कैसा है? कॉन्वेक्स सिस या फॉर्मिंग फेस। और ट्रांस कॉनकेव या मैच्योरिंग फेस। कोई चीज एंटर किधर से करेगी? सिस से। निकलेगी किधर से? ट्रांस फेस से बाहर आ जाएगी। अब लाइसोसोम कैसे बनता है? पैकेजिंग से। किसमें? गोल्जी बॉडी में। लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम। कौन से एंजाइम? हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इनको हाइड्रोलेजेस भी कहते हैं। किस पीएच पर एक्टिव होते हैं? एसिडिक पीएच पर। एसिडिक मतलब 7 से कम। और इसके अंदर मैक्रोमोलिक्यूल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम। क्लियर? वो एंजाइम लाइपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिएट, चारों एंजाइम यहाँ पर बताया गया आपको। और एक सवाल नीट पूछा गया था, अगर पीएच को बढ़ा दे तो लाइसोसोम के एंजाइम इनएक्टिव हो जाएंगे। अभी 24 का सवाल पूछा गया था ये। लास्ट है वैक्यूल। वैक्यूल प्लांट का कितना हिस्सा ऑक्युपाई कर सकता है? 90% तक का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकता है। अब 2 तरह की वैक्यूल भी आपको बताई गई थी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और ये दोनों वैक्यूल कहां पाई जाती हैं? अमीबा में। अमीबा किसका मेंबर है? प्रोटिस्टा का। तो प्रोटिस्टा अमीबा में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा पार्ट है कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता ही है कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किससे करते हैं? जेनस ग्रीन बी से। कितनी मेम्ब्रेन यहाँ पर? 2 मेम्ब्रेन। और कहां पर है? क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के चारों ऑर्गेनेल कैसे हैं? सिंगल मेम्ब्रेन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन है? राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड न्यूक्लियोलस। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो 2 मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, 2 मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग को क्या कहते हैं? क्रिस्टी। और जो इनर कंपार्टमेंट में मेटल, उसका नाम क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जब हम चलते हैं तो उसके अंदर डीएनए है कि आरएनए? दोनों। डीएनए कितने? 1 डीएनए यहाँ पर मिलेगा, है ना। एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और चूंकि यहाँ एटीपी बनता है इसलिए इसे क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, बैक्टीरिया डिवाइड बाय फिशन। क्लोरोप्लास्ट की, अगर प्लास्टिड की बात करते हैं, क्या प्लास्टिड सभी प्लांट सेल में है? यस, प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। प्लास्टिड कह रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट नहीं कह रहा हूं। प्लास्टिड हर प्लांट सेल में प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड। अब ये जो प्लास्टिड कितनी तरह के? 3। कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट है? क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है क्या करता है? लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। क्रोमोप्लास्ट कैसा कलर देता है? येलो, ऑरेंज या रेड कलर। येलो, ऑरेंज या रेड कलर। ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोरेज। काम है स्टोरेज करना। कितनी तरह के? 3। एमाइलो क्या स्टोर करता है? हाँ, स्टार्च। एग्जाम्पल पोटैटो। एलोरोप्लास्ट प्रोटीन। इलायोप्लास्ट ऑयल या फैट। क्लोरोप्लास्ट का डिटेल आपको दिया गया है। वहां पर डिस्क लाइक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेना। ग्रेना आपस में कैसे जुड़े होते हैं? स्ट्रोमा लैमेली। इनर कंपार्टमेंट के मटेरियल का नाम क्या है? स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डीएनए की आरएनए दोनों। और क्या राइबोसोम भी है? यस। किस टाइप का? 70S। और डीएनए एक है कि कई सारे? कई सारे। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल डीएनए और यहाँ पर कई सारे। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर 70S राइबोसोम है। और राइबोसोम कहीं भी होगा तो क्या बनाएगा? प्रोटीन। जबकि साइटोप्लाज्म में 80S है। तो यूकैरियोट में 70 और 80 दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में केवल 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। साइटोस्केलेटन कितने होते हैं? 3। पहला माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरा माइक्रोफिलामेंट, तीसरा इंटरमीडिएट फिलामेंट। और ये साइटोस्केलेटन किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। फिलामेंटस, प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। कितने काम बताए गए? 3। एम इज द मैकेनिकल सपोर्ट, एम फॉर द मोटिलिटी, एम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल। राइबोसोम डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट इन द ईयर 1953। 1953 में और क्या हुआ? डबल हेलिकल मॉडल आया, वाटसन एंड क्रिक का। और कुछ हुआ? इवोल्यूशन। कौन सा एक्सपेरिमेंट? मिलर एक्सपेरिमेंट इन द ईयर 1953। मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में उनको क्या मिला था? अरे मिला क्या था? मार खाओगे क्या भाई? अमीनो एसिड। क्या मिला था? अमीनो एसिड। और उन्होंने कितना टेम्परेचर लिया था? 800 डिग्री। तो बता तो ले रहे हो तो क्यों पढ़ना चाहते हो भाई? क्या इवोल्यूशन में तुमको पढ़ा दे? यही तो पढ़ाएंगे जो तुम जानते हो। क्या क्या लिया था? मिक्सचर क्या था? मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। ये तो लिया था। क्या पढ़ा दें भाई तुम लोग को? ऐसा क्या नहीं जानते हो? हाँ? कहां पहुंचे थे हम लोग? राइबोसोम। राइबोसोम 70S की छोटी सब यूनिट 30, बड़ी वाली 40, 50, 80 में छोटी, 40 बड़ी, 60। समझ गए ना? सिलिया और फ्लैजिला की अगर हम बात करते हैं तो सिलिया और फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपने देखा सबसे बाहर क्या है? सेल मेम्ब्रेन। क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर है माइक्रोट्यूब्यूल। वैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर किससे को क्या कहते हैं? एक्सोनीम या कोर। और कोर के अंदर 2 तरह के माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, पेरिफेरल एंड सेंट्रल। पेरिफेरल कितने हैं? 9 डबलेट और सेंटर में 2 सिंगलेट। तो जो 9 डबलेट और 2 सिंगलेट इनको मिला कहते हैं 9+2। तो 9+2 कितना हुआ? 20। क्योंकि जो डबलेट हो गया 18, 9 दूनी 18 और 2 20। अब पेरिफेरल वाले आपस में कैसे कनेक्ट हैं? इंटर डबलेट ब्रिज। इंटर डबलेट ब्रिज। सेंट्रल वाले आपस में कैसे कनेक्ट हैं? ब्रिजेस के द्वारा। और पेरिफेरल और सेंटर वाले के चारों तरफ कवरिंग है, क्या नाम है? सेंट्रल शीथ। सेंट्रल शीथ पेरिफेरल में एक से जुड़ा है, क्या नाम है? रेडियल स्पोक। कितनी? 9। रेडियल स्पोक का नंबर है 9। अब सिलिया फ्लैजिला कहां से मर्ज करते हैं? बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी को कौन बनाता है? सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में कितने सेंट्रियोल? तो ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? हार्ट व्हील लाइक। सेंट्रल पार्ट को क्या कहते हैं? हब। सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है। पेरिफेरल में कितने हैं? 9। किस फॉर्म में? ट्रिपलेट। कौन सी प्रोटीन? ट्यूबुलिन। तो 9+0 और 9+0 मतलब कितना? 27 माइक्रोट्यूब्यूल होगा। अब ये जो सेंट्रियोल है ये बनाते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर बनाता है स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। साथ ही सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडीज। और बेसल बॉडी से क्या बनता है? सिलिया एंड फ्लैजिला। न्यूक्लियस की बात करें किस डाई से स्ट्रेन करेंगे? बेसिक। बेसिक डाई से स्ट्रेन करेंगे। न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मिलेगा कि क्रोमोसोम? फिर वही पहुंच जाते हो। क्रोमैटिन या क्रोमोसोम? क्रोमैटिन या क्रोमोसोम? यही सवाल है, यही जवाब है। तो क्रोमैटिन कब मिलेगा? इंटरफेज। क्रोमोसोम एम फेज। 2 ही फेज होती है।
या तो सेल डिवाइड नहीं कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब क्रोमेटिन कितनी चीज से बना है? 4। डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन। कितना डीएनए? 2.2 मीटर। क्रोमेटिन कितनी तरह का? 2। हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। कहां से कहां आप लिंक कर सकते हो कि क्रोमेटिन यहां से आप देखो 2 तरह का। क्रोमोसोम कितनी तरह के? 4। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का दूसरा नाम क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। सेंट्रोमियर मिडिल में है तो मेटा, मिडिल से स्लाइटली अवे है तो सब मेटा, क्लोज टू एंड एक्रो, टर्मिनल तो टीलोसेंट्रिक। कौन सा ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन है? हेट्रोक्रोमेटिन। एक्टिव तो यूक्रोमेटिन। मतलब स्विच करना सीखो भाई। एग्जाम में क्या होगा? सीक्वेंस में सवाल आएगा ना, पहला चैप्टर फिर दूसरा, फिर ऐसे आएगा ना कि रैंडम आता है, तो थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा ना। अभी तो चैप्टर वाइज चल रहे, फिर थोड़ा सा इधर उधर भी करेंगे, है ना। कहां पहुंचे थे? हाँ, लूजली पैक कौन सा है? यो। डेंसली पैक हेट्रो। डार्क कलर हेट्रो और लाइट कलर यूक्रोमेटिन। हो गया काम, समझ गया ना। तो क्रोमोसोम हो गया, क्रोमेटिन। अच्छा, न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन बाउंड है कि मेम्ब्रेनलेस है? मेम्ब्रेनलेस होगा। एक या कई? एक या कई? एक या कई? 1 to many। एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। काम क्या है? आरएनए सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा इन्वॉल्व होंगी उनमें न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा होगा और साइज भी बड़ा होगा। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो लार्जर, बड़े साइज के भी होंगे और नंबर भी उनका ज्यादा होगा। माइक्रो बॉडी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड? सिंगल। प्लांट में कि एनिमल में? दोनों में। क्या होता है इनके अंदर? एंजाइम। इतनी बात बताएगी माइक्रो बॉडी के बारे में। वैसे माइक्रो बॉडी का एग्जांपल जानना चाहो तो पेरोक्सिसोम एंड ग्लाक्सिसोम। पेरोक्सिसोम एंड ग्लाक्सिसोम। केमिकल एनालिसिस में कौन सा एसिड यूज किया गया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये लो, अगला चैप्टर है तो ढेर हो गए। ये कहां पहुंच गए? बायोमोलिक्यूल। बताना पड़ेगा क्या? एग्जाम में जब नीट का पेपर आता तो उसमें हर क्वेश्चन के पहले लिखा नहीं रहता कि चैप्टर का नाम लिखा होता है ना, तो उससे काम कितना आसान हो जाता है कि बायोमोलिक्यूल का सवाल कर ही लेंगे हम लोग, है ना। तो फिल्ट्रेट में कितने कंपोनेंट? क्या बात कर रहे हो? फिल्ट्रेट में 4 कि हजारों? हजारों। और रिटेंटेट में कितने? 4। रिटेंटेट में 4 कौन से हैं? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड। समझ गया ना। अब रिटेंटेट में जो 4 लोग हैं लिपिड को छोड़ दें तो बाकी तीनों ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा और ये पॉलीमर है। प्रोटीन किसके पॉलीमर? अमीनो एसिड के। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के। और पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड के। लिपिड लिपिड पॉलीमर नहीं है। तो लिपिड को कहां होना चाहिए? फिल्ट्रेट में होना चाहिए। कहां है? रिटेंटेट में। क्यों? एसिड इनसॉल्युबल वेजिकल बनाने की वजह से। लिपिड कितनी तरह की? 4। पहला फैटी एसिड, दूसरा ग्लिसरॉल, तीसरा ग्लिसराइड, चौथा कॉन्जुगेटेड लिपिड। फैटी एसिड कितनी तरह की? 2। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, अनसैचुरेटेड में है। सैचुरेटेड का एग्जांपल फॉर्मेटिक एसिड। कितनी कार्बन? 16 इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। और अनसैचुरेटेड में अरेकिडोनिक एसिड। कितनी कार्बन? 20। अरेकिडोनिक एसिड के आर ग्रुप में 19 कार्बन। ग्लिसरॉल में कितनी कार्बन? 3। ग्लिसराइड कितनी तरह के बताए गए? 3। कौन से? मोनो, डाई, ट्राई। तीनों में क्या कॉमन है? तीनों में ग्लिसरॉल एक ही होगा। ग्लिसरॉल एक ही होगा, बस फैटी एसिड का नंबर चेंज हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड फिर 2 तरह के, फैट एंड ऑयल। किसका मेल्टिंग पॉइंट कम है? ऑयल का। एग्जांपल जिंजली ऑयल। कॉन्जुगेटेड लिपिड की बात करें तो लिपिड के साथ कुछ और आ जाएगा, जैसे फास्फोलिपिड। तो फास्फोलिपिड का एग्जांपल लेसिथिन। कहां मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन में। और सबसे कॉम्प्लेक्स टाइप की लिपिड कहां है? नर्व सेल के अंदर। बोलो, अमीनो एसिड का नाम किस पे डिपेंड करेगा? आर। आर इज कॉल्ड वेरिएबल। आर एच है तो
ग्लाइसिन, OH है तो CH2OH है तो सेरीन, और मिथाइल है तो एलामीन। ये 3 मेनली याद करनी है आपको। अब एसिडिक अमीनो एसिड अगर है तो एसिडिक एग्जांपल ग्लूटामिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड। बेसिक में हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, और न्यूट्रल में वैलिन। एरोमेटिक में ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलैनिन। 3 ही नाम बताए गए। सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन एंड मिथियोनिन। जिटर आयन में नेट चार्ज कितना? पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव? दोनों चार्ज यहां पर मिल जाएंगे आपको। हेट्रोसाइक्लिक रिंग कंपाउंड कौन सा है? नाइट्रोजन बेस। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। कौन कौन से? शुगर, बेस, फॉस्फेट। शुगर आरएनए में कौन सी? राइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। नाइट्रोजन बेस कितनी तरह के? 2। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडिन। प्यूरिन में कितने? 2। एडेनिन एंड ग्वानिन। पिरिमिडिन में कितने? 3। कौन से? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल। समझ गया ना? प्यूरिन में कितनी रिंग? 2। पिरिमिडिन में कितनी? सिंगल रिंग यहां पर मिल जाएगी। क्लियर? सेकेंडरी मेटाबोलाइट की अगर हम बात करते हो तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट में पिगमेंट का एग्जांपल कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन। कैरोटीनॉइड एंड एंथोसायनिन ये दो दिए गए हैं। एल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन, लेक्टिन्स, कॉनकैनावेलिन ए, टॉक्सिन्स, एब्रिन एंड रिसेंट ड्रग्स, विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस रबर गम एंड सेलुलोज। एसेंशियल ऑयल लेमन ग्रास ऑयल। एसेंशियल ऑयल का लेमन ग्रास ऑयल याद कर लोगे ना। ये सेलुलोज को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो इस सेकेंडरी मेटाबोलाइट खूब पूछे जा रहे हैं, और जितने यहाँ दिए गए उनके अलावा सब क्या हो जाएंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब सेल के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा कंपोनेंट है? वाटर। कितने %? 70 से 90%। दूसरे नंबर पे प्रोटीन 10 से 15। तीसरे नंबर पे न्यूक्लिक एसिड कितना? 5 से 7। चौथे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट कितना? 3। फिर लिपिड 2%, आयन 1%। समझ में आ रहा है क्या? प्रोटीन होमोपॉलीमर के हेट्रोपॉलीमर? हमेशा हेट्रोपॉलीमर। ब्रांच की अनब्रांच? प्रोटीन्स आर ऑलवेज अनब्रांच्ड। पॉलीसैकेराइड ब्रांच की अनब्रांच? दोनों हो सकते हैं। होमो या हेट्रो? दोनों हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल है वहां पर। तो अगर हम बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, कितने बताए गए थे? 5। होमोपॉलीसैकेराइड 5। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन। जहां पर स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज आर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। इनुलिन इज पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। इंसुलिन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये भी ध्यान रखना, नीट पूछा गया है। एंड काइटिन इज पॉलीमर ऑफ नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। याद आ रहा है? हेट्रो में एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन बना है नैग और नैम से। नाग और नाम दोनों से मिलकर बना हुआ है। आयोडीन टेस्ट कौन देता है? स्टार्च। क्यों देता है? सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या सेलुलोज आयोडीन टेस्ट देता है? नीट में पूछा गया भी लेटेस्ट। क्यों नहीं देता है? क्योंकि वहां पर हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है। कॉटन फाइबर किससे बना है? सेलुलोज से। पेपर किससे बना है? सेलुलोज से। हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर है? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन। और प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में एनर्जी का स्टोरेज होता है। अब प्रोटीन के कुछ फंक्शन आपको बताए गए थे, जैसे इंसुलिन, हार्मोन, ट्रिप्सिन, एंजाइम, एंटीबॉडी, फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, कोलेजन, ग्राउंड इंट्रासेलुलर मटेरियल, GLUT4, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? लेकिन तुम पढ़ना है पढ़ लो, रिवीजन तो करने से मतलब है नहीं। तो पढ़ने से आएगा, रिवीजन से आएगा। अब सोचो सेकेंडरी मेटाबोलाइट अगर रोज आप 4 दिन पढ़ लोगे तो आ जाएगा ना। लेकिन सोचो एक बार मैं पढ़ा दूं तुमको आ जाए तो आएगा? नहीं आएगा। एक बार तो पढ़ा ही चुके हैं ना, और पढ़ाया था तो कितना आसान लग रहा था। अभी सब साफ हो गया अभी। और ये भी समझने कि करना क्या है। जैसे कोलेजन बोला तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब
ह्यूमन के अंदर या एनिमल में सबसे अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन, प्लांट में रूबिस्को या होल बायोस्फीयर में रूबिस्को। और रूबिस्को क्या है एक्चुअली? एंजाइम। कहाँ यूज होता है? केल्विन साइकिल में। कहाँ पर? केल्विन साइकिल। C3 साइकिल में C3 की C4 दोनों में कहाँ यूज हो जाएगा? मार्क, अरे C3 में भाई। C4 साइकिल में रूबिस्को कहां से आ जाएगा? बताओ कौन सा स्टेप C4 में जहां रूबिस्को होगा? C4 में तो पेप्केज है ना। तुम लोग देखो कंफ्यूज कहां हो रहे हो। सुनो, अरे सुनो तो, C4 साइकिल में रूबिस्को नहीं, C4 प्लांट में रूबिस्को। समझे? देखो C4 प्लांट में पेप्केज भी और रूबिस्को भी। बताओ C4 प्लांट में C3 साइकिल चलती कि C4? और C3 प्लांट में? C3 प्लांट में C3 चलती है। प्लांट कोई भी हो, उसमें साइकिल कोई भी हो, लेकिन C3 तो चलनी ही चलनी है। समझे कि नहीं? तो C4 प्लांट में C3 की C4 दोनों, लेकिन मेन कौन है? C3 है। C3 इज मेन पाथवे। C4 का मेन पाथवे C3। C4 प्लांट का मेन पाथवे क्या है? C3 पाथवे इज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। लेकिन ये लिखा नहीं एनसीईआरटी ने, कि लिखा हुआ है। कोई बात मैं अपने मन से बता के बोल रहा हूं क्या? हाँ, मैंने कोई बात अपने मन से बना के बोली क्या यहाँ पर? क्या सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? क्या मैं एनसीईआरटी के बाहर की कहानी बता रहा हूँ? सब एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है यार। समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, टिप पे लाना पड़ेगा, तभी एग्जाम में 40 मिनट में बायो का पेपर हो पाएगा। वरना फिर बायो करने में होता है 90 मिनट लगा दिए। तो अगर बायो करने में ही 90 छोड़ो, आप अगर 1 घंटा लगा देते बायो करने में, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। टेस्ट पेपर करके देखा करो, यहाँ कितना टाइम लगता है। अगर 1 घंटे बायो में लग गया, तो केमिस्ट्री तो 1 घंटे में नहीं होने वाला है। चलो मान लो 1 घंटे में आपने केमिस्ट्री भी कर ली, अब फिजिक्स 1 घंटे में, और फिर बबल भी तो फिल करना है, उसमें भी तो 20 मिनट लगेगा। साइन वाइन करना होगा, और वो मैडम कभी पढ़े तो बतियाने में भी लगी रहती है। पूरा घर की कहानी बता देती है। कभी कभी कहना नहीं पड़ता कि मैडम प्लीज शांत हो जाओ। तो कहां पहुंचे हम लोग? तो हम लोग पहुंच गए, पॉलीसैकेराइड हो गया। अब चलते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर कितने लेवल पे स्टडी करते हैं? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर में 2 एंड होते हैं, लेफ्ट वाला एन टर्मिनल, लेफ्ट वाला एन होता है, और राइट वाला सी टर्मिनल। लेफ्ट को क्या कहते हैं? फर्स्ट अमीनो एसिड, अभी बताएंगे, नॉन रिड्यूसिंग फर्स्ट अमीनो एसिड, और इसको लास्ट अमीनो एसिड कहते हैं। ग्लाइकोजन में लेफ्ट को कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग और राइट को रिड्यूसिंग। समझ में आई बात? अब जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है क्या रॉड की फॉर्म में होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कितने रूप होते हैं? 2। पहला अल्फा हेलिक्स, दूसरा बीटा प्लीटेड सीट। किसने दिए थे ये स्ट्रक्चर? लाइनस पॉलिंग। लाइनस पॉलिंग कौन इन्फ्लुएंस थे इनसे? जीएन रामाचंद्रन। उन्होंने क्या दिया? ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन। भैया बता रहे हैं ट्री हेलिकल मॉडल। कौन सा हेलिकल? इनको भी नोबेल प्राइज दिला दे क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो टर्सरी स्ट्रक्चर वो कैसा है? हॉलो वुलन बॉल लाइक। याद आ रहा है? और ये खास बात है कि टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन की एक एक्टिविटी एंजाइम के रूप में, तो एंजाइम होने के लिए टर्सरी फॉर्म होना जरूरी है, क्योंकि टर्सरी में ही क्या होंगी? एक्टिव साइट, और वहीं पर सबस्ट्रेट जाके बाइंड करेगा। याद आ रहा है क्या वो बात? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कुछ प्रोटीन में कि सब में? कुछ में, जिनमें एक से ज्यादा चेन होंगी, जैसे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितनी चेन? 4, 2 अल्फा 2 बीटा। तो पहला सवाल है, हीमोग्लोबिन में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि 4 चेन है। बोलो, ये गलत बात है, एक से ज्यादा चेन है। तो
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होने के लिए 4 चेन चाहिए कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा चेन होनी चाहिए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक है, कौन सा? एंजाइम। तो क्या सभी एंजाइम प्रोटीन से बने? अरे बोलो ना। नहीं, ऑल एंजाइम आर प्रोटीन, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। अब ये बात सही, क्योंकि असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट में एनसीईआरटी की लाइन ही पूछी जाएगी। तो कुछ एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन से नहीं बने, जैसे राइबोसोम। कल बताया था कौन सा? 23S rRNA। कहां पर? प्रोकैरियोट में। क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन के समय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम ये कराता है। फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बिना अगर रिएक्शन होती तो 1 सेकंड में कितने मॉलिक्यूल? 200। और एंजाइम का यूज करते तो 1 सेकंड में 6 लाख की 6 मिलियन, 6 लाख मॉलिक्यूल बनते हैं। कितने? 6 लाख मॉलिक्यूल बनते, तो रेट कितना बढ़ जाता है? 10 मिलियन टाइम्स, 1 करोड़ गुना। कुछ याद आ रहा है तुम लोगों को? एंजाइम की एक्टिविटी को, अच्छा एंजाइम करता क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। अब एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट एंड सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट को कंसीडर नहीं करते, ये बात आपको ध्यान रखनी। कैटालिटिक साइकिल में कितने स्टेप होते हैं? कैटालिटिक साइकिल 4। पहला बाइंडिंग, दूसरा टाइट बाइंडिंग, तीसरा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म, और चौथा एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम की एक्टिविटी को कितने फैक्टर अफेक्ट करते हैं? 4। पहला टेम्परेचर, दूसरा pH, तीसरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और चौथा इनहिबिटर। याद आ रहा है क्या? तो टेम्परेचर और pH का कर्व कैसा है? टेम्परेचर pH किस एक्सिस पे? किस एक्सिस पे? एक्स पे, तो वाई पे एंजाइम एक्टिविटी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन किस एक्सिस पे? एक्स। वाई पे वेलोसिटी। और जिस वेलोसिटी, जिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे वेलोसिटी Vmax/2 होती है उसे क्या बोलते हैं? km वैल्यू। और यहाँ पर कर्व कैसा आता है? हाइपरबोला। और स्पीसीज रिलेशनशिप में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर इनहिबिटर की बात करें तो सिंगल इनहिबिटर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल मेलोनेट। और मेलोनेट किसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है? सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का। और किससे कंपटीशन करता है? सक्सिनेट से। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन है? सक्सिनेट। और इनहिबिटर कौन है? मेलोनेट। और इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का यूज किया था टू कंट्रोल द बैक्टीरियल पैथोजन। एक और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है स्टैटिन्स। स्टैटिन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये उस एंजाइम को इनहिबिट करता है जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, और इस तरीके से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट का काम करता है। याद आ रहा है वो? एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने क्लास में किया गया? 6। और नाम कितने डिजिट में रखते हैं? 4। हर क्लास में कितने सब क्लास हैं? हर क्लास में कितने सब क्लास? वाह, किसी को नहीं याद आ रहा है? 4 से 13, 4 to 13 सब क्लासेस। पहला क्लास का नाम बताओ? ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा ट्रांसफेरेज। तीसरा हाइड्रोलेज। चौथा लाइज नॉट लाइगेज। पांचवा आइसोमेरेज। और छठा लाइगेज। को फैक्टर कितनी तरह के? 4। क्या? को फैक्टर 3। पहला प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा कोएंजाइम, तीसरा मेटल आयन। याद आ रहा है? प्रोस्थेटिक ग्रुप कितने? एक एग्जाम्पल है, कौन सा? हेम। हेम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप फॉर द कैटलेज एंड पेरोक्सीडेज। नहीं याद आ रहा है? कैटलेज और पेरोक्सीडेज क्या करते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में बदलते हैं। क्या हीम एक्टिव साइट का भी हिस्सा है? हीम एक्टिव साइट का भी पार्ट है। कोई अच्छा प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात करें तो टाइटली बाइंड करता है कि लूजली? टाइटली। और कोएंजाइम ट्रांजेंटली बाइंड करता है, और इसीलिए कई सारी रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। कोएंजाइम के एग्जांपल कितने? 2। कौन सा? NAD एंड NADP।
कोएंजाइम के अंदर एक खास चीज होती है क्या, विटामिन। जैसे NAD और NADP में क्या है, विटामिन नियासिन। और फिर आता है मेटल आयन, कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और एग्जाम्पल है जिंक, किसमें किसमें, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इज प्रोटियोलिटिक एंजाइम। तो कितने को फैक्टर हो गए, 4। हीम, NAD, NADP एंड जिंक। समझ में आई बात। लेकिन कोफैक्टर होते 3 ही कैटेगरी में है, क्योंकि जो NAD और NADP 2 आप जोड़ रहे हैं ये कोएंजाइम, समझे ना। और जिंक कहां गया, मेटल आयन। और कोफैक्टर नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं, मास्टर भी वैसा बच्चे भी वैसे सब एक जैसे। मास्टर भी कुछ भी पूछ रहा है, बच्चे कुछ भी बता दे रहे हैं। मैं क्या पूछ रहा था, हीम। हीम क्या हो गया, प्रोस्टैटिक। समझे कि नहीं। सेल साइकिल में कितनी स्टेज है, 2। पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज में कितनी, 3। पहला G1, दूसरा S, तीसरा G2। M में कितनी, 2। पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियो में कितनी, 4। पहला प्रो, मेटा, एना, टीलो। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड एम फेज। अभी मेटा फेज बता रहे हैं, एम फेज। सबसे ड्रामेटिक कौन है, एम फेज। सेंट्रोमेर की स्प्लिटिंग हाँ एना फेज के दौरान होगी। सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट पोल, प्रोफेज की एना फेज, प्रोफेज। सेंट्रियोल मूव टू अपोजिट पोल। सिस्टर क्रोमैटिड मूव अपोजिट पोल, ये गलत होगा, ध्यान से करना इसको। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, मेटाफेज स्टेज आ जाएगी। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, G1 फेज। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, ये मैंने बताया आपको अच्छे से, समरी में लिखा है NCERT ने जाके। और DNA रेप्लिकेशन, S फेज। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, S फेज। क्या एक ही समय में दोनों घटनाएं होती हैं, एक ही जगह पे होती हैं, नहीं, अलग अलग जगह पर। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन साइटोप्लाज्म, और DNA का न्यूक्लियस में। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो सकता है, अगर हो जाए तो C फॉर सेंट्रियोल, C फॉर साइटोप्लाज्म। तो वैसे इतने निमोनी जरूरत है नहीं, ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है ना, कि DNA तो न्यूक्लियस में ही होगा ना। अच्छा तो अच्छा, अगर कोई सेल ऐसी जो डिवाइड नहीं कर रही फर्दर, तो किस फेज में जाएगी, G0। G0 को क्या कहते हैं, क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट क्या इनएक्टिव स्टेज है, हाँ भैया इनएक्टिव स्टेज है वो, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। जैसे क्या इंटरफेज रेस्टिंग फेज है, यस, लेकिन क्या सेल रेस्ट कर रही है, नहीं, सेल क्या कर रही है, तैयारी है किस चीज की, डिवीजन करने की। बात समझ पा रहे हो ना। अगर कैरियोकाइनेसिस हो जाए लेकिन साइटोकाइनेसिस ना हो तो क्या होगा, सिंसाइसियम आ जाएगा, पॉलीप्लॉइडी अपीयर हो जाएगा, है ना। अच्छा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, GB, ER कब डिसअपियर होंगे, वैसे लेट प्रोफेज याद करो तो बढ़िया होगा। और कब रीअपियर होंगे, टेलोफेज में रीअपियर होंगे। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी के लिए बेस्ट स्टेज क्या हो जाएगी, मेटाफेज। मियोसिस में कितनी फेज, 2। पहला मियोसिस 1, दूसरा मियोसिस 2। मियोसिस 1 में कितनी, 2। पहला कैरियोकाइनेसिस 1, दूसरा साइटोकाइनेसिस 1। और मियोसिस 2 में 2, कैरियोकाइनेसिस 2 एंड साइटोकाइनेसिस 2। समझे कि नहीं। मियोसिस 1 और 2 के बीच का गैप क्या है, इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस में DNA का रेप्लिकेशन होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। मियोसिस के दौरान कितनी बार डिवीजन होगा, 2 बार। न्यूक्लियस का कि साइटोप्लाज्म का, दोनों का। और DNA रेप्लिकेशन 1 बार। मियोसिस 1 में कि 2 में, अरे दोनों में नहीं बे, मियोसिस 1 के पहले, कहां, S फेज। तो ये भी ध्यान रखना है, किसी के अंदर मत DNA रेप्लिकेशन कराना, मियोसिस 1 के पहले कराना है, कि मियोसिस 2 के पहले। अच्छा, मियोसिस 2 के पहले क्या होगा, अरे इंटरकाइनेसिस होगा भाई, इंटरकाइनेसिस होगा ना, क्योंकि दोनों के बीच गैप है ना वो। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। अब मियोसिस 1 जो है उसमें कितनी फेज है, और ये 2, 2, 5, 4 सब बता दो भाई। मियोसिस 1 में 2 अभी तो बताया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। भूल कैसे जाते हो भाई तुम लोग, 4, 5 बताने लगे उसमें। अरे अब सीक्वेंस में चलो ना,
मियोसिस 1 में 2 फेज कैरियो 1 है, साइटो 1। कैरियो 1 में कितनी? 4 प्रो मेटा एना टीलो 1। अब प्रोफेज 1 में 5 फेज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर। पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। क्रॉसिंग ओवर कब हो रही? लेप्टोटीन में। अभी तुमको हम बताएंगे क्रॉसिंग ओवर। अरे सीक्वेंस सर पूछो, एकदम ही बताएंगे। अब एग्जाम में तो सीक्वेंस में आएगा। अभी यस सर बता रहे हैं। तुम नींद में हो क्या? अभी बता रहे क्रॉसिंग ओवर कब होगा? पैकिटीन में। रिकॉम्बिनेशन कब होगा? उसी का नाम है बेटा, क्रॉसिंग ओवर को ही रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम कब यूज होगा? पैकिटीन में, है ना। और सिनेप्सिस कब होगी? जाइगोटीन में। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा? जाइगोटीन में। कब डिसॉल्व होगा? डिप्लोटीन में। क्याजमेटा कब बनेगा? डिप्लोटीन में। ट्रेमलाइजेशन कब होगा? बता ले रहे हो तुम लोग? हाँ, बाइवेलेंट कब बनेगा? जाइगोटीन में। बाइवेलेंट टेट्राड के फॉर्म में क्लियरली कब दिखाई देगा? पैकिटीन में। एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम? कितने? अबे बाई कह रहा तो 2 होंगे ना। और टेट्राड में कितने? वाह बेटा वाह। बाइवेलेंट को ही टेट्राड कहते हैं। टेट्रा मतलब 4 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड। तो एक बाइवेलेंट मतलब 2 क्रोमोसोम या 4 क्रोमैटिड। काइनेटोकोर कितने? ये 4 होंगे ना। सेंट्रोमियर कितने? 2। समझ गया ना मेरी बात? अच्छा आप बताओ, मियोसिस में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग कब होगी? एनाफेज 1 में कि 2 में? 2 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनाफेज 2 में। अच्छा, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल जो बनती हैं, उन 2 सेल, क्या मियोसिस 1 रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस 2? मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 इज इक्विवेलेंट टू माइटोसिस। माइटोसिस के कितने सिग्निफिकेंस बताए गए? 3। ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट। याद आ रहा है? और मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या था? वेरिएशन। वेरिएशन प्लेज रोल इन एवोल्यूशन। पढ़ा दे क्या इसको पढ़ाया गया? पढ़ना की रिवाइज करना है? सोच लो। दोनों काम। मेरे पास में से पूरा टाइम है। तो चलो जेनेटिक्स में चलते हैं। हाँ, मॉलिक्यूलर नहीं, दोनों चैप्टर करा देते हैं। प्रिंसिपल भी करा देते हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस दोनों ही कर लेते हैं। ये तो 2 बड़े चैप्टर है ना, क्योंकि 2 चैप्टर से 15 सवाल मिलेंगे। इसको जोड़ लो तो 18 सवाल यही हो गए। तो ये यूनिट तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो अच्छे से रिवाइज करना ही है। तो चलो शुरू करते हैं। और जेनेटिक्स अभी ताजा ताजा पढ़ा भी था हम लोगों ने। तो जेनेटिक्स डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। माता पिता के कैरेक्टर का बच्चों में जाना, इनहेरिटेंस बच्चों का माता पिता से अलग दिखाई देना, वेरिएशन हो जाएगा। साहीवाल काऊ कहां बनाई गई? पंजाब में। कैसे? आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड डोमेस्टिकेशन। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल। मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर लिए। कितने साल तक? 7 साल। कब से कब तक? 56 से नहीं, 1856 से। याद करो, एग्जाम में 1956 करके आओ। 1856 से 1863। मेंडल ने अपने लॉज को कब पब्लिश किया? 1865। मेंडल के नियमों की रीडिस्कवरी 1900। क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस 1902। न्यूक्लियस की डिस्कवरी 1831। 1831। सेल थ्योरी 1838-39। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी 1855। वायरस की डिस्कवरी 19 अभी बता रहे हैं तुमको। 1892 1892। और वायरस का क्रिस्टलाइजेशन 1935 1935। हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट। अभी बड़ा चिल्ला रहे थे। 1928। कल तो पढ़ाया है। क्या पूछ रहे थे? हर्शी चेस 1952। 1952 1953 में
डबल हेलिकल मॉडल, राइबोसोम की डिस्कवरी, मिलर एक्सपेरिमेंट 1954 में। हाँ, कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल मॉडल 1958 में। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये देखो उल्टा करके पूछे तो ये क्या चल रहा है। चलो वापस चले क्या? ठीक है, तो मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए? 7 कैरेक्टर लिए थे। सीड बेस, पॉट बेस, कलर बेस और कलर बेस 3, टोटल कलर 4, हाइट बेस, एक पॉट बेस, पॉट कलर में डोमिनेंट ग्रीन। एक ही तो सवाल अच्छा है, उसमें ढेर हुए जा रहे हो। पॉट में डोमिनेंट, पॉट शेप में डोमिनेंट राउंड, अभी पॉट इन्फ्लेटेड, इन्फ्लेटेड या फुल, और रिसेसिव कंस्ट्रिक्टेड। फ्लावर पोजीशन में डोमिनेंट एक्सियल। अब वैसे कितना आसान नहीं लगता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो ऐसी गड़बड़ हो जाता है, तो आसान सी बात है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर मेंडल ने कितने लॉ दिए? पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पे एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। किस नियम का कोई एक्सेप्शन नहीं है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के कितने एक्सेप्शन है? तो पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा को डोमिनेंस। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज। कौन सा? लिंकेज। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन इज डॉग फ्लावर या एंटीराइनम, बोलो। तो पेरेंट कैसे? रेड एंड व्हाइट। F1 इज पिंक, और सेल्फिंग की गई तो रेड पिंक व्हाइट का रेशियो 1:2:1। कितना आना चाहिए था? 3:1। 3:1 आता तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होता है, नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन। नॉर्मली हम लोग ये जानते हैं कि F1 किसी एक पेरेंट से रिजेम्बलेंस शो करता है, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। F1 किसी से ना शो करे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों से शो करे तो डोमिनेंस। स्नैपड्रैगन में इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों दिखाई दे रहा है? नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम, बस इतना याद करना है आपको। को डोमिनेंस का एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, याद आ रहा है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इज कंट्रोल्ड बाय हाउ मेनी जीन्स? कितने जीन? एक जीन। कौन सा? आई जीन। क्रोमोसोम नंबर 9। अल्फा थैलेसीमिया में कितने जीन? 2। क्रोमोसोम नंबर 16। बीटा में कितने जीन? 1। क्रोमोसोम नंबर 11। और यहां पर क्रोमोसोम नंबर 9। आई जीन के कितने एलील? 3। आई ए, आई बी, आई। तो क्या हो गया ये? मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील के लिए क्या चाहिए? पॉपुलेशन, क्योंकि एक इंडिविजुअल में 2 ही एलील मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में कितने जीन? 1। कितने एलील? 3। कितने जीनोटाइप? 6। और कितने फिनोटाइप? 4। कितने फिनोटाइप? 4। तो एक्चुअली कोडोमिनेंस का एग्जांपल कौन है? एबी ब्लड ग्रुप। एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप एक्चुअली एग्जांपल है। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है, या मल्टीपल एलील? क्या तीनों हो जाएगा? यस। और ऐसा 2 बार नीट में सवाल पूछा जा चुका है। ठीक, अब यहां पर वो एक बी जीन दिया गया था, सीड स्टार्च ग्रेन साइज एंड सीड शेप। तो दोनों के बी जीन कंट्रोल करा, ये क्या हुआ? प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, when 1 gene control many character, pleiotropy, and when many gene control 1 character, polysome। तो चूंकि बी जीन 2 कैरेक्टर कंट्रोल करा है, ये क्या हो गया? प्लियोट्रॉपी। और जब ये जीन सीड शेप को कंट्रोल करता है तो डोमिनेंस, और स्टार्च ग्रेन साइज को इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बोलो यार, उस केस में क्या बन गया? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल ने अपने नियमों को कब पब्लिश किया? 1865 में। और अगले 35 साल तक इनके नियमों पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितने कारण थे? 4। पहला कम्युनिकेशन, दूसरा फैक्टर आर स्टेबल, तीसरा यूज ऑफ मैथमेटिक्स, और चौथा फैक्टर्स आर मेड ऑफ, नहीं जानते थे। समझे? मेंडल के नियमों की रिडिस्कवरी कब हुई? 1900 में। कितने साइंटिस्ट? 3। ह्यूगो डे व्रीज, कार्ल कोरेंस, सेन मार्क, एक साथ की इंडिपेंडेंट रिसर्च किया था। किसने बताया कि क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर पैरेलल होता है?
सदरलैंड बॉवेरी। कौन सी थ्योरी दी इन्होंने? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया? टी.एच. मॉर्गन ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई। लाइफ स्पैन कितनी है? 14 दिन। 2 वीक की लाइफ स्पैन है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है या नहीं है? किसका साइज छोटा है? मेल का। मेल का बॉडी कलर ब्राउन, आई कलर रेड, फीमेल का बॉडी कलर व्हाइट, आई कलर येलो। और फिर क्रॉस कराएगा इनका। तो क्रॉस कराने पे F1 बना पहले, फिर F1 की सेल्फिंग तो F2, और F2 में 9331 का रेशियो नहीं आया। अगर आता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एप्लीकेबल होता, नहीं है तो एप्लीकेबल नहीं है। और इसका रीजन उन्होंने क्या बताया? लिंकेज। लिंकेज इज द फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स विच आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। तो यहाँ पर 2 क्रॉस दिए गए, एक क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। क्रॉस ए में 2 जीन कौन से? Y एंड W, और क्रॉस बी में W एंड M। Y और W के बीच की दूरी 1.3 सेंटी मॉर्गन, W और M के बीच 37.2 सेंटी मॉर्गन। और जो डिस्टेंस है वही रिकॉम्बिनेशन का परसेंट है या रिकॉम्बिनेंट टाइप का परसेंट है। 2 जीन के बीच की दूरी कैसे पता लगाते हैं? जेनेटिक मैप। जेनेटिक मैप किसने बताया? अल्फ्रेड स्टर्टी वेंट के द्वारा जेनेटिक मैप को बनाया गया। सेक्स डिटर्मिनेशन के कितने तरीके हैं? 4। पहला एक्सो, XY, JW, हैप्लो डिप्लॉयड मैकेनिज्म। XO कहां मिलेगा? मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट, ये पहला जवाब। दूसरा ग्रासहॉपर। XY, मोस्ट ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग एंड ड्रोसोफिला। JW बर्ड्स, हैप्लोडिप्लॉयड हनी बी। समझे ना कैसे आंसर करना है? अब XO और XY में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करता है? मेल, यानी मेल हेट्रोगैमेटी एंड फीमेल होमोगैमेटी। और JW में फीमेल हेट्रोगैमेटी एंड मेल होमोगैमेटी। नियम ये होता है कि जो हेट्रोगैमेटी शो करेगा वही सेक्स को डिटरमाइन करेगा। हैप्लोडिप्लॉयड की अगर बात करें तो हनी बी में 3 तरह के इंडिविजुअल, क्वीन, वर्कर एंड ड्रोन्स। क्वीन और वर्कर कैसे हैं? 2n। 2n कितना है? 32। और ड्रोन n कितना है? 16। जो फीमेल हो कैसे बनती हैं? फर्टिलाइजेशन से। और मेल पार्थिनोजेनेसिस से, नॉट पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी का एग्जांपल बनाना। पार्थिनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। एंड एपोमिक्सिस, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो 3 अलग अलग फिनोमिना, तीनों में कॉमन क्या है? विदाउट फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा मतलब एसेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो फर्टिलाइजेशन जरूर होगा। मेल गैमीट कैसे बनाता हनी बी में? माइटोसिस से। और फीमेल मियोसिस से। यहाँ पर फादर और सन की रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन ग्रैंडफादर भी है और ग्रैंडसन भी है। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब क्या है? सिंगल जीन, सिंगल जीन नहीं बेटा, बेस पेयर चेंज, सिंगल बेस पेयर चेंज। एग्जाम्पल इज सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में बीटा चेन में 6ठे नंबर पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन, और आरएनए में GAG रिप्लेस बाय GUG। याद आ रही है बात? जो म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट उन्हें क्या कहते हैं? म्यूटेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। पेडिग्री में अगर सर्कल है तो ये देखो सर्कल मेल होता है। कमाल कर दिए भाई तुम लोग एकदम। सर्कल क्या है? फीमेल। स्क्वायर मेल। बर्फी अनस्पेसिफिक। अबे काजू कतली डायमंड बे, लोग अभी तक काजू कतली नहीं जान पाए। मंगवा दे क्या? बेटा 99 रुपए में ब्रेड पकौड़ा खा लियो, कोल्ड ड्रिंक भी खा लियो। और एक बच्चा, ये देखो ये बच्चा ये सवाई लेके आया था, बाकी सब ऐसे मुंह उठा के चले आए। होली दिवाली तो होती है। होली में गुजिया ला के खिलाए थे। ए मारपीट क्यों कर रहे? हाँ कहाँ पूछे थे? हाँ
अच्छा, इसमें ये 5 लिख दिया, ये क्या हो गया? 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। अच्छा, सर्किल और एक स्क्वायर को एक लाइन से जोड़ा तो मेटिंग, और 2 लाइन से तो कंसेंजीनियस मेटिंग या मेटिंग बिटवीन रिलेटिव। और बच्चों का सीक्वेंस किधर से किधर? लेफ्ट टू राइट। याद आ गया बात? जेनेटिक डिसऑर्डर कितनी तरह के? 2। पहला मेंडेलियन, दूसरा क्रोमोसोमल। मेंडेलियन डिसऑर्डर की अगर बात करें, उसका कारण क्या है? सिंगल जीन म्यूटेशन। याद आया? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम। अब यहां पर अगर हम मेंडेलियन की बात करें, 3 कैटेगरी बताई गई: ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। याद आया? ऑटोसोमल डोमिनेंट में मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव में सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासीमिया। समझ गए? और सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म। और कुछ गलत बोल दे क्या? नहीं, मुझसे गलत नहीं हो सकता और वो एक्स एक्स लिंक में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये बताओ, ये मैं रिवाइज कर रहा हूं कि तुम लोग कर रहे हो? तो भाई तुम लोग भी बोलते रहो। ज्यादा तेज चल रहे हैं क्या हम लोग? अब इसमें मत कहना कि तेज चल रहे हैं। एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव में हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, एक्स सेक्स लिंक रिसेसिव में और ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री एक जैसी की अलग अलग? अलग अलग है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करते हैं तो हीमोफीलिया में आपको बताया गया कि सिंगल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, क्योंकि कैस्केड का एक फैक्टर गायब हो गया। कैस्केड में कितने फैक्टर है? तेरा यहाँ पर एक फैक्टर नहीं बन पाया। और इसमें क्वीन विक्टोरिया का जिक्र किया गया, जो कि क्या थी? कैरियर। अब हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की अगर हम बात करते हैं तो मेल में कितने परसेंट? 8, और फीमेल में 0.4%। और यहां पर आपको बताया गया कि बच्चे को बीमारी, अगर मां कैरियर तो बच्चों में, लड़कों में मां कैरियर तो लड़कों में 50। अच्छा चलो पहले ये बताओ, मेल कितने कंडीशन, मेल की कितनी कंडीशन हो? 2, या तो नॉर्मल या अफेक्टेड। फीमेल कितनी? 3, नॉर्मल, कैरियर, अफेक्टेड। इतना समझ गए? अब यहां पर अगर मां अगर अफेक्टेड है तो 100% लड़के बीमार, मां कैरियर तो 50% लड़के बीमार, और मां नॉर्मल तो किसी लड़के को कोई बीमारी नहीं होगी। क्लियर है बात? इतने से सवाल हो जाएंगे आपके। दूसरा केस ऐसा बनेगा कि लड़की तभी बीमार हो सकती है जब कम से कम मां कैरियर हो और पापा अफेक्टेड हो, तभी लड़की को बीमारी हो सकती है। तो बताओ, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस में फादर से बीमारी किसको जाती है? डॉटर को या सन को? किसको? डॉटर को, क्योंकि एक्स लिंक्ड है। और मां से? दोनों को। बराबर की कम ज्यादा? बराबर। मदर इक्वली ट्रांसमिट डिजीज टू बोथ सन एंड डॉटर, क्योंकि मां कोई भेदभाव नहीं करती। अब चलते सिकल सेल एनीमिया में। तो सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एल्बिनिज्म, इनकी पेडिग्री एक जैसी। और यहां पर मेल और फीमेल में अलग अलग नहीं याद करना, एक ही कंडीशन, मतलब एक ही जैसी कंडीशन कितनी? 3। HBA HBA नॉर्मल, HBA HBS कैरियर, और HBS HBS अफेक्टेड। 3 ही कंडीशन हो सकती है। और यहां पर मैंने कहा था कि जब तक दोनों कम से कम कैरियर नहीं होंगे कभी भी बच्चा बीमार नहीं होगा। अगर एक को भी नॉर्मल दे रखा तो उस केस में कभी बच्चों को बीमारी नहीं हो सकती है। यहां पर ऑटोसोम रिसेसिव में कभी भी लड़का लड़की का सवाल नहीं आएगा, बच्चों का सवाल होगा। किसका सवाल? बच्चों का सवाल है। और अगर एक्स सेक्स लिंक की बात करें तो वहां लड़की का सवाल भी आ सकता है, लड़के का सवाल आ सकता है, या फिर बच्चों का सवाल, किसी का सवाल भी पूछा जा सकता है। अब थैलासीमिया की बात वैसे हमने कर ली थी। थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया क्या दोनों हीमोग्लोबिन की बीमारियां हैं? कौन सी क्वालिटेटिव है? सिकल सेल एनीमिया। कौन सी क्वांटिटेटिव है? थैलासीमिया। थैलासीमिया कितनी तरह का? कौन सा? अल्फा बीटा। अल्फा के कितने जीन? 2, क्रोमोसोम नंबर 16, और बीटा में 1, क्रोमोसोम नंबर 11। कौन सा जीन? HBB, और अल्फा में HbA1 एंड HbA2। समझ गए बात? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको बताया गया कि अगर फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन हुआ तो एन्यूप्लॉइडी, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस हुआ तो पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी जनरली सीन इन
प्लांट एन्यूप्लॉइडी के दो केस सिलेबस में है, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी। मोनोसोमी 2n-1 एंड ट्राइसोमी 2n+1। 2n-1 का एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम और 2n+1 में डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47। क्या फिजिकल मेंटल साइकोमोटर डेवलपमेंट रिटार्ड हो जाएगा? पहली बार किसने डिस्क्राइब किया? लैंगडन डाउन इन द ईयर 1866, 1866। डीएनए की डिस्कवरी 1869 किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर। क्या नाम रखा था? न्यूक्लिन। क्या नाम रखा था? न्यूक्लिन नाम रखा था। टर्नर सिंड्रोम की बात करें, दिस इज ड्यू टू मोनोसोमी। टोटल क्रोमोसोम 45 और इसमें 44 ऑटोसोम प्लस एक्स ओ की 0 कल बताया था। सेक्स डिटर्मिनेशन में एक्स ओ कहेंगे, यहाँ एक्स 0 बोलेंगे। एनसीईआरटी लिखा भी उसी तरीके से, तो एक्स 0। और यहां पर जो फीमेल क्या वो स्टेराइल है? क्यों? रूडिमेंट्री ओवरी है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज ड्यू टू ट्राइसोमी। पहले तो ट्राइसोमी बोलो। ट्राइसोमी किसकी? एक्स क्रोमोसोम की। क्या एक एक्स क्रोमोसोम बढ़ गया? यस, तो 44 ऑटोसोम प्लस एक्स वाई। और यहां पर क्या मेल की तरह का डेवलपमेंट है? यस, ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, बट फेमिनिन कैरेक्टर आल्सो डेवलप लाइक गायनिकोमैस्टिया। और क्या इंडिविजुअल भी स्टेराइल हैं? यस। डाउन सिंड्रोम मेल को होगा कि फीमेल को? दोनों को। क्लाइनफेल्टर केवल मेल को, टर्नर केवल और केवल फीमेल को होगा। 5x174 में कितने न्यूक्लियोटाइड? अरे 5386। 5386। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर। ई कोलाई में 4.6 बिलियन बेस पेयर और ह्यूमन में 6.6 बिलियन बेस पेयर। याद आ गई बात? डीएनए के डबल हेलिकल मॉडल की अगर हम बात करें तो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किस पे बेस्ड था? एक्सरे डिफ्रैक्शन। किसने दिया? विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। आल्सो बेस्ड ऑन चारगाफ रूल। चारगाफ रूल। तो कितने साइंटिस्ट हो गए? 5। नोबेल प्राइज कितने को मिला? 3। किसको? वाटसन, क्रिक और विल्किंस को इन द ईयर 1962। 1961 का कैल्विन को, 1945 का फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी। 3 ही नोबेल प्राइज है कुल मिला के, तो इतने ही आपको याद करने हैं। बोलो यार। लास्कर अवार्ड किसको दिया गया? लास्कर मायर को दिया गया था। कल तो पढ़ाया वाटसन एंड क्रिक, उनको बाल्जन दिया गया। सीबीआई बताया था क्या? क्राफोर्ड प्राइज, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज, ये किसको दिया गया? अर्नेस्ट मायर को। यहाँ जॉन कूलिंस वायरन प्राइज कल पढ़ाया था, पढ़ लो। इसको ही पढ़ा दे इवोल्यूशन। पढ़ाने से याद होगा, रिवीजन से याद होगा। कल पढ़ाया हो तुम लोग को जॉन कूलिंस वायरन प्राइज नहीं याद आ रहा है, ये तो सब ऐसे देखने की ये कब पढ़ा दिया। वैसे ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। दिया हुआ है क्या? हाँ देखो, चेक कर रही कि अरे मार्क किया था भाई। दूसरा एक था लास्कर, एक था 4 प्राइज बताए थे। तीसरा बताओ कौन सा? रिसर्च कारपोरेशन प्राइज। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? पढ़ लो, पढ़ा दे ये पढ़ने क्या करना है हम लोग को? पढ़ाई की रिवीजन करा था। कहां पहुंचे थे हम लोग? हाँ, कहां पर? अच्छा, प्राइस पे आ गए थे ना। हार्ड एक्सरे क्या होता है? जिसकी एनर्जी हार्ड हो एनर्जी ज्यादा हो, वेवलेंथ कम हो, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स है। इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरे ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन। क्रिक की वाटसन? वाटसन। क्रिक का था एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। दोनों की पीएचडी बताई थी कल। नहीं याद आ रहा है क्या? देखे थे घर जाके? नहीं देखे थे? चलो ठीक, तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते जो कल हमने पढ़ा था ना।
ठीक, बताओ डीएनए की पिच कितनी है? 34 एंगस्ट्रॉम। राइस पर बेस पेयर 3.4 एंगस्ट्रॉम। और विथ कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। यूनिफॉर्म विथ का कारण क्या है? प्यूरिन कम्स ऑलवेज अपोजिट टू pyrimidine। ये बात याद आ रही है? रोटेशन पर बेस पेयर 36 डिग्री भाई, 36 डिग्री का। एडेनिन थाइमिन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? 1 इन साइटोसिन से। तो ऐसे सवाल दिया करो, ऐसे जॉन पुलिस वैरन प्राइज ये मत पूछा करो, किसको दिया गया था ये? अरे वाटसन एंड क्रिक को ही दिया गया भाई, इसी चैप्टर में तो पढ़ रहे हैं। और बाल्जन प्राइज अर्नेस्ट मायर को, है ना? और लास्कर अवार्ड वाटसन एंड क्रिक को दिया। सेंट्रल डॉगमा किसने दिया? क्रिक ने दिया। और डबल हेलिकल मॉडल वाटसन एंड क्रिक। और ट्रिपल हेलिकल मॉडल जीएन रामाचंद्रन, जीएन रामाचंद्रन। इसका भी निमोनिक बता दें क्या? अरे इसमें क्या निमोनिक हो गया भाई? जीएन रामाचंद्रन 3 हो गए तो ट्रिपल हो गया, वाटसन क्रिक 2 है तो डबल। ये कौन सा निमोनिक होता है? मैं तो हर एक लाइन का निमोनिक बना सकता हूँ। हाँ चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सेंट्रल डॉगमा में आपको बताया गया इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। अब डीएनए से डीएनए बनता है तो उसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। अगर आरएनए से डीएनए बन जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ऐसा कहां होगा? एचआईवी में होगा, है ना? या रेट्रो वायरस कहते हैं इन्हें। अगर डीएनए की लेंथ आपको कैलकुलेट करनी तो लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर। और डिस्टेंस तो पता रहती कितनी है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको नंबर पता चल जाएगा। प्रोकैरियोट में जब पैकेजिंग होती है तो वहां पर आप देखते हैं कि जो डीएनए पर्टिकुलर रीजन में, उसका नाम क्या है? न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड में डीएनए बड़े बड़े लूप के फॉर्म में। डीएनए पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। किस वजह से? फॉस्फेट की वजह से। न्यूक्लियोटाइड में कितने कंपाउंड हैं? 3। कौन कौन से? शुगर, बेस, फॉस्फेट। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड बता रहे हैं। अब जो शुगर है वो कौन सी है? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज। शुगर के किस प्राइम पे बेस जुड़ेगा? 1 प्राइम पे। तो किस बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसिड। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। और फिर शुगर के 5 प्राइम पे क्या जुड़ेगा? फॉस्फो। किस बॉन्ड से? फास्फो एस्टर बॉन्ड। और क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। अब 2 न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ेंगे? फास्फो डाइएस्टर बॉन्ड। 2 बेस कैसे जुड़ेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। बेस के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी डीएनए में 4 तरह के बॉन्ड आ गए। एन ग्लाइकोसिडिक, फास्फोएस्टर, फास्फोडाइएस्टर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फायदा है? स्टेबिलिटी। और क्या फायदा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का? एंटी पैरेलल पोलैरिटी। एंटी पैरेलल पोलैरिटी का कारण क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यूनिफॉर्म विथ का कारण क्या है? प्यूरिन ऑलवेज कम अपोजिट टू pyrimidine। ये बात समझ में आ गई? एडिशनल स्टेबिलिटी का कारण क्या है? स्टैकिंग ऑफ बेस पे। डीएनए स्टेबल होता किस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है? ग्रिफिथ। कौन सा एक्सपेरिमेंट? ग्रिफिथ। यूकैरियोट की पैकेजिंग की अगर बात करते हैं तो यहां पर शुरुआत कहां से करते हैं? हिस्टोन। हिस्टोन कैसी प्रोटीन है? बेसिक। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। और ये रिच है किन अमीनो एसिड में? आर्जिनिन एंड लाइसिन। आर्जिनिन एंड लाइसिन। याद आ रहा है? सबसे पहले हिस्टोन के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं? 8। मिलके क्या बनाते हैं? ऑक्टेमर। ऑक्टेमर पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। उस पे कौन लिपटता है? डीएनए। डीएनए पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। और क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर? 200 बेस पेयर। तो कितने न्यूक्लियोसोम? 33 मिलियन। कल ही तो बात हुई थी। 33 मिलियन न्यूक्लियोसोम है। अब न्यूक्लियोसोम ईएम में कैसे दिखाई देते हैं? बीड ऑन स्ट्रिंग। बीड ऑन स्ट्रिंग। और ये बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर क्या है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से क्या बनता है? क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर से क्रोमोसोम।
क्रोमेटिन तक की कहानी लोअर लेवल, क्रोमेटिन से आगे की हायर लेवल। लोअर लेवल पे क्या चाहिए? हिस्टोन, और हायर लेवल पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जिनको कहते हैं NHC। बाकी क्रोमेटिन की बात हमने कर ली है। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में पहला एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ कब किया गया? 1928। किस पे? स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी पर। क्या कॉज करता है? निमोनिया। कितने स्ट्रेन है? 2, RNS। एस में क्या खास बात है? म्यूकस कोट, म्यूकस कोट, और म्यूकस कोट होने से क्या हो गया? वायरुलेंट। और आर कैसा है? ए वायरुलेंट। आर स्ट्रेन को इंजेक्ट करेंगे तो, अरे लाइव बोल दो, लाइव। एस स्ट्रेन डाई, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लाइव, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस लाइव एस डाई, जबकि जिंदा रहना चाहिए था। क्या ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से ट्रांसफॉर्मिंग मेटल का पता चल पाया? नहीं चल पाया। तो ये किसने पता लगाया? आइवरी, मैक्यूलॉयड एंड मैकार्टी। ओवरी नहीं अभी बताइए। आइवरी, मैक्यूलॉयड एंड मैकार्टी फ्रॉम द ईयर 1933 टू 1944। और उन्होंने बताया जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। लेकिन सारे वैज्ञानिक सहमत नहीं हुए। उन्होंने क्या एंजाइम का यूज किया था? प्रोटीन के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट, RNA के लिए RNase का DNA भी यूज किया था। हाँ भाई, तभी तो पता चलेगा। जब DNA का यूज किया तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। इससे पता चला ट्रांसफॉर्मेशन कौन करा रहा है? DNA। यानी DNA ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन अनइक्विवोकल प्रूफ किसने दिया? हर्शी एंड चेस। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज के कितने पार्ट? 4, हेड, कॉलर, सीट, टेल फाइबर। टेल फाइबर कितने? 6। इन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस कौन सा लिया? 32, सल्फर 35। और जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस में ग्रो कराया तो क्या रेडियो एक्टिव हो गया? DNA। सल्फर 35 में प्रोटीन। जब सल्फर 35 लेंगे तो क्या प्रूफ होगा? प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल। और P32 बताएगा DNA इज द जेनेटिक मटेरियल। कुछ बात समझ में आ रही है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हम लोग। अब अनइक्विवोकल प्रूफ जो आया हर्शी एंड चेस का, उस और हर्शी चेस एक्सपेरिमेंट में स्टेप कितने हैं? 3। पहला इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। जेनेटिक मटेरियल के कितने क्राइटेरिया? 4। पहला रेप्लिका, दूसरा स्टेबिलिटी, तीसरा म्यूटेशन, चौथा एक्सप्रेशन। याद आ रहा है? तो रेप्लिका बनाने की क्षमता किसमें है? दोनों DNA और RNA में। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है? DNA की स्टेबिलिटी RNA से ज्यादा है। म्यूटेशन के चांस किसमें ज्यादा है? RNA में। एक्सप्रेशन किसका आसान है? RNA का। RNA अपने एक्सप्रेशन के लिए DNA पर डिपेंड नहीं करता, RNA पे DNA डिपेंड करता है। तो ट्रांसमिशन के लिए कौन अच्छा है? RNA। स्टोरेज के लिए DNA। पहला जेनेटिक मटेरियल RNA से DNA कैसे विकसित हुआ? केमिकल मॉडिफिकेशन। कितने केमिकल मॉडिफिकेशन? 2, एक शुगर में, दूसरा बेस में। शुगर में कुछ गायब हुआ और बेस में कुछ जुड़ा। डीऑक्सीजनेशन एंड मिथाइलेशन। याद आ रहे हो? PDF एक बार देख भी लिया करो उसको। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया फॉर द जेनेटिक मटेरियल। अब आते हैं सेंट्रल डोग्मा का पहला प्रोसेस, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन DNA का कैसा है? सेमी कंजर्वेटिव। किसने बताया? वाटसन एंड क्रिक ने। कब? 1953 में। किसने प्रूफ किया पहले? मेजरसन एंड स्टॉल ने। कब? 1958 में। और बाद में टेलर ने। कब? 1958 में ही। मेजरसन स्टॉल ने किसमें प्रूफ किया? प्रोकैरियोट। और टेलर ने यूकैरियोट। तो कौन सा प्रोकैरियोट? इकोलाई। कौन सा यूकैरियोट? विसिया फावा। मेजरसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में जो DNA लेंगे वो कैसा लेंगे? हैवी, N15। मीडियम कैसा रखेंगे? N14। नियम बताया था किसी जनरेशन में हैवी नहीं बनेगा, हाइब्रिड हमेशा। इससे सवाल आपके हो जाएंगे। N15, N14 में कौन रेडियो एक्टिव? कोई भी नहीं। एक लाइट है, दूसरा हैवी है। तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। याद आ रहा है? टेलर एक्सपेरिमेंट डिटेल में है, लेकिन आंसर इसी तरीके से आपको करना है। अब अगर हम बात करते हैं मेन एंजाइम रेप्लिकेशन का, कौन है? D3P, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। और ये जो एंजाइम है बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट है।
ई कोलाई की अगर बात करें, रेप्लिकेशन कितने देर में? हाँ, रेप्लिकेशन 18 मिनट में। कितनी स्पीड है? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। रेप्लिकेशन एक स्ट्रैंड का होता है कि दोनों का? दोनों का। एंजाइम किस डायरेक्शन में काम करता है? 5 to 3। आरएनए पॉलीमरेज 5 to 3। कोडिंग स्ट्रैंड 5 to 3। एमआरएनए 5 to 3। लैगिंग स्ट्रैंड 5 to 3। लीडिंग स्ट्रैंड 3 to 5। और टेम्पलेट स्ट्रैंड, समझ गया ना? मैंने कहा दो चीजें 3 to 5 याद करनी। अब जो लीडिंग स्ट्रैंड है 3 to 5, उस पे सिंथेसिस कॉन्टिन्यूअस, लैगिंग पे डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट। कैसे जोड़ेंगे? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज उनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। खत्म हो गई बात। जोड़ दो एंजाइम मेनली आपने पढ़े, कौन से? D3P एंड डीएनए लाइगेज। D3P का सबस्ट्रेट क्या है? DNTP। DNTP इज द डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। DNTP का डुअल फंक्शन है, एक्ट एज सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन। और एनर्जी के लिए इसमें कितने हाई एनर्जी बॉन्ड हैं? 2। किसकी तरह? ATP की तरह, सेम एज ATP। रेप्लिकेशन में एक स्ट्रैंड इन्वॉल्व हो रहा है कि दोनों? दोनों। ट्रांसक्रिप्शन में एक। क्या नाम है? टेम्पलेट। दैट इज कॉल्ड टेम्पलेट। और जो इन्वॉल्व नहीं होता वो कोडिंग। कोडिंग किसके लिए कोड करता है? किसी के लिए नहीं कोड करता है। रेप्लिकेशन पूरे डीएनए का होता है कि सेगमेंट का? पूरे का, लेकिन सेगमेंट्स में होता है जिनको ओकाजाकी कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एक सेगमेंट का होता है और एक स्ट्रैंड का होता है। स्ट्रैंड का नाम टेम्पलेट, सेगमेंट का नाम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। पूरे आरएनए का ट्रांसलेशन होगा कि सेगमेंट का? सेगमेंट का। सेगमेंट का नाम ट्रांसलेशनल यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के कितने पार्ट? 3। पहला प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा टर्मिनेटर। ट्रांसलेशनल यूनिट के कितने पार्ट? 3। पहला स्टार्ट कोडॉन, दूसरा कोड फॉर पॉलीपेप्टाइड, तीसरा स्टॉप कोडॉन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? कल पढ़ाया था भाई, ये पढ़े थे जाके? ज्यादा हो गया क्या आज? बेटा ये टाइम आएगा नहीं दोबारा। अब बचा है कितना? 10 मिनट का और बचा है, पूरा कर लो फिर जाओ। एवोल्यूशन पढ़ाएंगे नहीं अब एवोल्यूशन की पीडीएफ देंगे तुम लोगों को, बस एक बार देख के आना तुम लोग। वैसे तुम लोग एवोल्यूशन में ज्यादातर बता ले रहे हो। अबे सबसे कठिन 2 चैप्टर थे तुम लोग पढ़ लियो, प्रिंसिपल एंड मॉलिक्यूलर बेसिस। अब आगे तुम लोग एक बार पढ़ के ना हम ऐसी रिवाइज करा देंगे तुम लोग। अब रिवाइज करने में तुम लोग 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, जितना कहोगे हम बैठे रहेंगे। तुम्हारी हिम्मत जवाब ना दे बस। बायोटेक में क्या पढ़ा देंगे? पहला आरी कौन था? पहला आरी कौन था? Indy2। कितने आरी पता लगाए जा चुके हैं? 900। कितने स्ट्रेन से? 230। सब तो बता ले रहे भाई, ये सबसे कठिन सवाल थे। बताओ PBR 322 क्या है? प्लाज्मिड। क्या है? हाँ प्लाज्मिड वेक्टर कह लो, प्लाज्मिड कह लो। कितने इस पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है? 2। ओराई कितने हैं? एक एम्पिसिलिन, दूसरा टेट्रासाइक्लिन। एम्पिसिलिन पे कितनी देखो बिना पूछे बताए दे रहे हो, मतलब तुम लोग मेरी फीलिंग समझ पा रहे हो कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूं तुम लोगों से। तो वैसे अब नीट का पेपर आएगा तो तुम एनटीए की भावनाएं समझ पाओगे कि भाई क्या पूछना चाह रहे हो समझे? तो चलो वापस अच्छा लौटो तुम लोग। यार तुम लोग इन सब काम में बड़ा मजा आता है। कहां पहुंचे थे? ट्रांसक्रिप्शन। हम ही सब कुछ बताएं। अच्छा ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप होते हैं? 3। पहला इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। प्रोकैरियोट में इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर। इनिशिएशन के लिए सिग्मा, टर्मिनेशन के लिए रो। निमोनिक बता दें? एस फॉर सिग्मा, एस फॉर स्टार्ट। अबे आर फॉर रो, आर फॉर रोकना। नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब और कौन सा निमोनिक बता दे भाई, तुम लोग क्यों नहीं खुश हो रहे हो
कुछ लोग तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है। देखो, पढ़ो लिखो चाहे ना पढ़ो लिखो, लेकिन मजा पूरा आना चाहिए, समझे? सबसे पहले जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने यही कहा था कि भैया पढ़ना लिखना बाद में, लेकिन पहले खुश रहना। तो खुश रहना सीखो, खुश रहोगे तभी पढ़ाई लिखाई हो पाएगी। अब मुंह बनाए बैठे हो तो कैसे पढ़ाई लिखाई होगी? फिर वो डिस्प्रेशन में चले जाओगे। तो अगर डिस्प्रेशन से बचना है तो क्या करना है? खुश रहना है। आगे चले हम लोग? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन कहाँ होते हैं? बेटा अब इतना भी खुश नहीं होना है, दांत बंद कर ले भाई। ये देखो, दांत बंद ही नहीं कर रहा है, मैंने खुश रहने के लिए बताया है। चलो, पॉलीसिस्टोनिक जीन कहाँ होते हैं? प्रोकैरियोट। मोनोसिस्टोनिक, यूकैरियोट। कौन से स्प्लिट होते हैं? यूकैरियोट नहीं बे, मोनोसिस्टोनिक जीन स्प्लिट होते हैं, यूकैरियोट नहीं स्प्लिट होते हैं। मोनोसिस्टोनिक जीन क्या होते हैं? स्प्लिट है तो इसमें एक्सॉन होगा कि इंट्रॉन? दोनों, तभी तो स्प्लिट कह रहे हैं। एक्सॉन कोडिंग की नॉन कोडिंग? एक्सॉन कोडिंग, एक्सॉन कोडिंग और इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। क्लियर है बात? अब जो सिग्मा फैक्टर है, देखो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन में कहां इन्वॉल्व होता है? तीनों में, पहली बार। लेकिन इनिशिएशन के लिए उसको क्या चाहिए? सिग्मा, और टर्मिनेशन के लिए रो। अभी फिर कंफ्यूज हो रहा है, मार खाओगे अब की बार। अब यहां पर आपको बताया गया कि प्रोकैरियोट के केस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कैसे हैं? कपल्ड, कपल्ड प्रोसेस है, क्योंकि दोनों सेम कंपार्टमेंट में होते हैं, एक ही जगह पे दोनों घटनाएं चल रही हैं। प्रोकैरियोट में कितने तरह के आरएनए हैं? तीन तरह के आरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। इतना जान पाए? इन आरएनए को बनाने के लिए कितने आरएनए पॉलीमरेज? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेज, 1, 2, 3। अब मैं आपको बताऊंगा नाम और आपको नंबर बताना है, ठीक है? टीआरएनए 3, 5s बता रहा भी तुमको, 5s 3, 5.8, 18, HN, SN 328। हो गया, इतना ही तो पूछेगा आपसे, खत्म हो गया। अब यूकैरियोट के केस में जो HN बनता है, HN में कोडिंग होती है कि नॉन कोडिंग? दोनों, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस यानी एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं, और ये इनएक्टिव होता है। तो HN को M में बदलने के लिए क्या करना है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में कितने स्टेप? 3। कौन से? स्प्लाइसिंग, कैपिंग, टेलिंग। स्प्लाइसिंग में किसको हटाते हैं? इंट्रॉन को एक्सॉन को जोड़ देते हैं। कैपिंग किस एंड पे? 5 प्राइम पे। टेलिंग 3 प्राइम पे। कैप किसकी? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेल किसकी? एडिनाइलेट रेजिड्यू। कितने? 200 से 300। टेम्पलेट डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। टेम्पलेट कोडिंग में से किसी से भी एग्जाम में आंसर कर सकते हैं। टेम्पलेट से करना होगा तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, कोडिंग से करना होगा तो थायमीन को हटा के यूरेसिल लगाना है। दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। ठीक है, अब यूकैरियोट के केस में आप जानते हैं कि कभी भी ये दोनों घटनाएं कपल नहीं हो सकती, क्योंकि कंपार्टमेंट अलग है और HN बनता है, इसलिए कभी घटनाएं कपल प्रोसेस नहीं हो सकती। जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता, किसने बताया? जॉर्ज गैमो ने। किसने प्रूफ किया? हरगोविंद खुराना, मार्शल निरेनबर्ग। सेवरो का एंजाइम का नाम बताओ? पॉलीन्यूक्लियोटाइड फास्फोराइलेज। याद आया क्या? और ये क्या करता है? आरएनए सिंथेसिस इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? आरएनए सिंथेसिस इन टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर। इतना ही तो अंतर है, कुछ जान पाए? कितने कोड हैं? 64। अमीनो एसिड कितनी? 20 के लिए कितने? 61, क्योंकि 3 क्या है? स्टॉप। कौन से? यू, AAU, HEU। ये डुअल फंक्शन किसका है?
AUG का पहला काम, स्टार्ट कोडॉन भी दूसरा, मेथियोनिन को कोड भी करता है। एक कोडॉन एक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक या अनएम्बिगुअस, एक अमीनो एसिड के कई कोडॉन, डीजेनेरेसी। यू कोड फॉर फिनाइलैलेनिन फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोटोजोआ में, इसीलिए कोडॉन आर नियरली यूनिवर्सल। कोडॉन को किस सीक्वेंस में पढ़ते हैं, 5 to 3, 3 to 5 दो ही चीजें बताई, उससे कुछ ही पूछेगा तो 5 to, अरे दो ही चीजें हैं उनके अलावा 5 to 3 करना है। अब कोडॉन को रीड करते हैं किस मैनर में, कॉन्टिगुअस मैनर, कोई भी पंक्चुएशन नहीं होता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में बताया गया कि जिस पॉइंट पे इंसर्शन या डिलीशन करेंगे उसके पहले चेंज नहीं होगा, चेंज उसके बाद में होगा। और अगर 3 या 3 के मल्टीपल में चेंज करेंगे तो 1 या 1 के मल्टीपल में चेंज हो जाएगा। समझ गए बात को। tRNA का दूसरा नाम क्या है, sRNA, SN नहीं बेटा, sRNA, दैट इज सॉल्युबल RNA। बोलो, tRNA का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, इन्वर्टेड है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ लाइक, और इसमें 2 एंड बताए गए थे, एक था ऊपर की तरफ अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड नीचे एंटीकोडॉन, याद आ रहा है। और जो अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड था उसमें अमीनो एसिड किस एंड पे जुड़ती थी, 3 प्राइम, अमीनो एसिड जुड़ती थी कहां पर, 3 प्राइम एंड पे। समझ गए बात। एक अमीनो एसिड के लिए कितने tRNA, 1, तो कितने tRNA हो गए, 20, और एक और होता है इनिशिएशन के लिए, इनिशिएटर tRNA, लेकिन स्टॉप कोडॉन का tRNA नहीं होता है। राइबोजाइम का काम कौन करता है, 23S rRNA। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कितनी प्रोटीन है, 80 टाइप की। कितने स्टेप होंगे ट्रांसलेशन में, 3, कौन से, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन। द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन इज डिक्टेटेड बाय DNA, रिप्रेजेंटेड बाय RNA। स्टार्ट कोडॉन के पहले का हिस्सा UTR, स्टॉप के बाद का UTR, UTR का फुल फॉर्म अनट्रांसलेटेड रीजन। क्या काम है इसका, एफिशिएंट बनाता है, ट्रांसलेशन को एफिशिएंट बनाता है, ज्यादा बेहतर बनाता है। फर्स्ट फेज में क्या होता है, चार्जिंग, फर्स्ट फेज में क्या, चार्जिंग। और इनिशिएशन के लिए स्मॉलर सब यूनिट अटैच टू mRNA। ये 2 बातें एकदम अच्छी तरीके से याद करेंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में यूकैरियोट में कितने लेवल, 4, पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा अपियर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसलेशनल, और प्रोकैरियोट में 2, ट्रांसक्रिप्शनल, ट्रांसलेशनल, प्रीडोमिनेंट साइट, ट्रांसक्रिप्शनल, इनिशिएशन। लैक ऑपेरॉन में लैक का मतलब लैक्टोज, और सीक्वेंस बताओ, पीपो जिया, पी इज द प्रमोटर, आई इज द रेगुलेटरी जीन, पी इज द प्रमोटर, ओ इज द ऑपरेटर, जेड वाई स्ट्रक्चरल जीन। बोलो, आई क्या है, रेगुलेटरी जीन, क्या बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन, क्या बनाता है, रिप्रेशर प्रोटीन। लैक्टोज नहीं है तब या लैक्टोज है तब, दोनों सिचुएशन में। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, ये हमेशा अपना काम करेगा। आई कहां से आया, इनहिबिटर से, आई कम्स फ्रॉम इनहिबिटर, ये आपको ध्यान रखना है। जेड कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई फॉर परमिएज, ए फॉर ट्रांसस्टाइलेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज किस पे एक्ट करेगा, लैक्टोज पे, किस में तोड़ेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। परमिएज क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, किसके लिए, लैक्टोज के लिए, लैक्टोज के लिए। अब जब सेल में लैक्टोज नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, तो लैक्टोज नहीं तो उस केस में क्या रिप्रेसर प्रोटीन बनेगी, यस, किससे जुड़ेगी, ऑपरेटर से। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जुड़ नहीं पाएगा, तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ट्रांसलेशन नहीं होगा, तो बीटा गैल नहीं बनेगा। क्या जरूरत है, नहीं, क्योंकि लैक्टोज नहीं है। तो बीटा गैल बना के क्या करेंगे, इसको तोड़ेगा, समझे कि नहीं। अरे दैट सिचुएशन इज कॉल्ड स्विच ऑफ। अब लैक्टोज अगर सेल में तो स्विच ऑन, तो रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करेगी, लैक्टोज से।
तो आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ेगा? प्रमोटर से। तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगा? क्या ट्रांसलेशन होगा? क्या प्रोटीन बन जाएगी? समझ गए मेरी बात? इसे कहते हैं स्विच ऑन। इंड्यूसर का काम कौन करेगा? लैक्टोज या एलोलैक्टोज। कौन नहीं करेगा? ग्लूकोज या गैलेक्टोज। ग्लूकोज या गैलेक्टोज इंड्यूसर नहीं होंगे। पॉजिटिव या निगेटिव? दोनों। पॉजिटिव किसके हिसाब से? लैक्टोज। और निगेटिव रेगुलेटरी जीन, रिप्रेसर प्रोटीन। रिप्रेसर प्रोटीन के हिसाब से निगेटिव। इंड्यूसिबल ओपेरॉन या रिप्रेसिबल? दिस इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये रिप्रेसिबल नहीं है। कैसा ओपेरॉन है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन, क्योंकि जब इंड्यूसर होता तो ओपेरॉन स्विच ऑन होता है। एचजीपी कब लॉन्च हुआ? 1990 में। कितने साल का था? 13 साल का। कब कंप्लीट हुआ? 2003 में। और पहले क्रोमोसोम की सीक्वेंसिंग 2006 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। वेलकम टेस्ट फ्रॉम द यूके मेजर पार्टनर हुआ करता था। एडिशनल कंट्रीब्यूशन कौन सी? चाइना, जापान, फ्रांस, जर्मनी। याद आया? शुरुआत की कॉस्ट कितनी थी? $3 पर बेस पेयर। $3 पर बेस पेयर। एलसी क्या होता है? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। एजीपी की वजह से बायो में एक नया एरिया शुरू हुआ। कौन सा? बायो इंफॉर्मेटिक्स। याद आ रहा है क्या? नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया कौन सा? इकोलाई। फंजाई कौन सा? ईस्ट। फंजाई ईस्ट। प्लांट राइस, अरेबिडोप्सिस। इंसेक्ट ड्रोसोफिला। निमेटोड सिनोरैबिडिटिस एलिगेंस। फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड। याद आ रहा है क्या? मेथडोलॉजी कितनी? 2। पहला ESTs, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। वो जीन जो एक्सप्रेस होते हैं आरएनए के फॉर्म में, प्रोटीन नहीं। बताया था कल, ऑप्शन में प्रोटीन भी लिखा रहेगा। दूसरा सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन में कोडिंग लेंगे कि नॉन कोडिंग? दोनों। समझ गए ना? अब यहां पर आपको बताया गया कि जो सेलियन फीचर हो इंपॉर्टेंट। तो कितने बेस पेयर मिले यहां पर? 3164.7 मिलियन। याद आ गया? एवरेज जीन में कितने बेस पेयर? 3000। लेकिन सबसे ज्यादा किसमें है? डिस्ट्रॉफिन। लार्जेस्ट जीन कौन सा है? डिस्ट्रॉफिन। कितने बेसेस है? 2.4 मिलियन। स्निप्स की कितनी लोकेशन? 1.4 मिलियन लोकेशन। कितने जीन है टोटल? 30,000। प्रीवियस एस्टिमेट कितना था? 80,000 से 1,40,000। तो एस्टिमेट से कम मिले कि बहुत कम? बहुत कम मिले। सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम पे? 1 पे। कितने? 2968। सबसे कम वाई पे कितने? 231। कितने जीन का काम पता नहीं है? मोर देन 50%। 50% से ज्यादा जीन का काम पता नहीं है। प्रोटीन के लिए कितना कोड करता है? लेस देन 2%। 2% से कम प्रोटीन के लिए कोड करता है। समझ गया ना? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक हुआ डेवलप बाई एलेक्सिया फ्रेस। कौन सी टेक्निक? सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लॉट हाइब्रिडाइजेशन। कितने स्टेप थे? 6। पहला आइसोलेशन, डाइजेशन, सेपरेशन। बस हो गया। हमें बताएं सर। ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग में नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन भी यूज करते हैं। 5वां हाइब्रिडाइजेशन। और छठा? अरे तो हाइब्रिडेशन के बाद नहीं, 5 ही थे क्या? छठा स्टेप निमोनिक बताया था। डिटेक्शन बाय ऑटो रेडियोग्राफी। अरे यार, वीएनटीआर का साइज कितना है? 0.1 से 20 केबी। वीएनटीआर किससे बिलोंग करता है? मिनी सैटेलाइट। बोलो यार, अब लग रहा थक गए तुम लोग। अब क्या बचा? अब हो गया खत्म। कितने चैप्टर हमने रिवाइज किए? शुरुआत से जोड़ो। 6। माइक्रोब, शुरुआत से। माइक्रोब, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, सेल, बायोमोलिक्यूल, सेल डिवीजन। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर कितने हो गए? 8 हो गए। 8 चैप्टर। कितना टाइम लगा बताओ मुझे? हाँ, 3 घंटे हो गए। मुझे लग रहा है 2.5 घंटे लगे होंगे। 2.5 घंटे के आसपास। 2 घंटे ही हैं। लाइव कोई देख रहा है क्या? लाइव में टाइम दिखा रहा हो? कितने बजे मैं आया था क्लास में?
हाँ 1:40 पे 2 बजे आए थे, तो 2 घंटे में 8 चैप्टर हो गए कि नहीं हो गए? और वो भी तब जब हमने वो पिछले 3-4 दिन में हमने वो रिवाइज नहीं किया था। तो 8 चौक 32, 32 चैप्टर तो हैं। तो अगर 2 घंटे में 8 तो 8 घंटे में 32, बोलो। और अगर मेरे हिसाब से कर लोगे तो 2 घंटे में 32 में रिवाइज करा दूंगा। लेकिन तुम लोगों को तो पढ़ना है ना, पढ़ाए क्या? एवोल्यूशन करा दे क्या? नहीं पढ़ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास और कोई काम है ही नहीं पढ़ाने के अलावा। एक बार ऐसा करते 10 मिनट समराइज कर दे रहे हैं, तुम लोग घर जाके पढ़ लेना इसमें। अब कल जब आओगे तो कल कितने चैप्टर होंगे? 9। समझे कि नहीं? अभी बहुत सारी जगहों पर तुम लोग दिक्कत हो रही है। अब जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ही, अगर इसको हम 3-4 दिन लगातार कर लेंगे तो ये भी वैसे ही आएगा जैसे माइक्रो कि दूध को दही में कौन बदलता है। अब ये तो कोई नींद में पूछे तब भी बता दोगे, और नींद में कोई जगह पूछे कोडिंग स्टैंड बताओ तो कहोगे अरे कोडिंग स्टैंड। अभी सोचना पड़ेगा, लेकिन 2-4 दिन पढ़ लोगे तो वो भी सोचना नहीं पड़ेगा। ये जब नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, हमको कौन सा शौक है भाई? मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है इसको। ये जो पीडीएफ है ना, इनमें प्रॉपर लिखा हुआ है, सब कुछ एकदम प्रॉपर है ना। तो देखो क्या लिखा है, स्टेलर डिस्टेंसेस मेजर्ड इन लाइट, ये समझ जाओगे ना। फिर कह रहे हैं लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि ईयर पे जब जाते हो तो लगता है समय। ये तो फिजिक्स का सवाल है बे। किसका सवाल है? फिजिक्स का। ठीक है, बस 2 मिनट समझ लो कि कैसे पढ़ना है। अब जैसे यहां लिखा कि ये स्टार है और ये अर्थ है ना, और लिखा है 5 बिलियन ईयर्स। इसकी लाइट यहां तक आने में इतना समय लगेगा, और दूरी कितनी है? बिलियंस या ट्रिलियंस किलोमीटर। तो लग कितना गया? 10 मिलियन ईयर। तो ये एक एजम्पशन यहां पर दिखाया गया है। फिर लिखा है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, और लिखा है यूनिवर्स इज वास्ट, बहुत विशाल है। ये यूनिवर्स और ये अर्थ है। तो अर्थ कैसे? लाइक अ स्पेक। ये एनसीईआरटी की लाइनें, हम तो एक इसको कह सकते थे कि लाइक अ डस्ट पार्टिकल, लेकिन स्पेक का मतलब भी कण के बराबर होता है, छोटा सा कण। बिग बैंग थ्योरी एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, समझ पा रहे हो क्या? फिर कह रहे हैं कि अनइमेजिनेबल एक्सप्लोजन हुआ, यूनिवर्स इज अबाउट 20 बिलियन ईयर ओल्ड। उसका मतलब यहां पर लिखा हुआ है कि 20 अरब साल हो गए या 20,000 करोड़ साल हो जाएंगे। समझ जाओगे ना? 20,000 की 2,000? 20,000 ना, नहीं 2,000 होगा। करोड़ में 2,000 होगा, और मिलियन में होगा तो 20,000 हो जाएगा। इस क्योंकि 20 में कितना हो जाएगा? 1000 मिलियन होते हैं ना 1 बिलियन में। हाँ, तो मिलियन में करोगे तो 20,000 हो जाएगा। अब करें यूनिवर्स किससे बना है? गैलेक्सी से। गैलेक्सी किससे बने हैं? स्टार एंड क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट। बोलो। फिर कह रहे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ जिससे टेम्परेचर कम हो गया। अब कल जब आओगे तो मैं क्या पूछूंगा कि यूनिवर्स की ओरिजिन के लिए कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग। मैं पूछूंगा गैलेक्सी किससे बना हुआ है? स्टार एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड। तो बता पाओगे ना? तो ये क्या मुझे पढ़ाना जरूरी है? ये पीडीएफ अगर मैं एक दिन पहले आपको दे दूं तो क्या तुम लोग कर नहीं पाओगे? जैसे कल का चैप्टर क्या है? बायोडायवर्सिटी है, और उसका पीडीएफ में प्रॉपर आपको सीक्वेंस में पूरे चैप्टर के दे दूं तो एक बार देख लोगे ना उसको, और फिर मैं यहाँ रिवाइज करा दूं। और रिवाइज करते समय अगर तुम्हें कुछ लगता है तो पढ़ा भी दूं उसको वहीं पर। बोलो। देखो जैसे यहाँ क्या लिखा है कि मिल्की वे गैलेक्सी में सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में कौन बना? अर्थ। कितने साल पहले? 4.5 बिलियन। यही तो सब याद करना है यार, समझ गया ना? अर्ली अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, मॉल्टन मास, ये सब लिखा हुआ है। सन से यूवी रेज आई, अर्थ पे वाटर टूटा, ये बन गया। समझ गया ना? हाइड्रोजन निकल गई, ओजोन लेयर बन गई, तो तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
तो कल कितने चैप्टर करके आओगे? 9 चैप्टर रिवाइज करेंगे हम लोग, ठीक है।